हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। कल का लेक्चर पूरा नहीं आया होगा, मेरे को पता है, मेरे पास आ गया था मैसेज। कल का लेक्चर पूरा नहीं आया था। यही ना, है ना तिवारी जी? कल का लेक्चर पूरा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? आवाज आ रही है? हाँ जी। कल का लेक्चर पूरा नहीं आया है। पूरा इस वजह से नहीं आया है क्योंकि आपको अगर याद हो, जिन्होंने कल पूरा लेक्चर लिया था उनको पता होगा कि कल जो थी वो क्लास बीच में कट गई थी। याद है किसी को? जिन्होंने कल क्लास पूरी ली थी उनको याद होगा कि कल क्लास जो थी बीच में अटक गई थी, रुक गई थी और कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया था। कंप्यूटर सिस्टम जब बंद हो गया था तो क्लास बंद हो गई थी। क्लास बंद होने के बाद फिर से क्लास स्टार्ट हुई थी। आपकी क्लास 2 क्लास बनी थी, मतलब बनती है इस तरीके से। क्लास का निर्माण हुआ था। कितनी? 2 क्लासेस का। एक ही टाइम पर 2 क्लास का निर्माण हुआ था। अब ये जो दोनों क्लासेस जो थी इनको जोड़ा जाता है, फिर जोड़कर फिर वो क्लास को फिर अपलोड किया जाता है, तो उसमें लग रहा है टाइम। क्योंकि ये चीज जो थी ये कल तक तो पता नहीं लगी थी, है ना, क्योंकि कल क्लास हो गई थी। अब कल क्लास होने के बाद में आज सुबह पता लगा था कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, तो फिर वो आज करते करते वो टाइम लग रहा है उन क्लासेस को जोड़कर वापस से अपलोड करने के लिए। ठीक है तिवारी जी? डन? ओके बेटा। तो ये वो रीजन है। जल्दी वो जैसे ही हो जाएगा, मेरे ख्याल से आज अभी हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा पता लग जाएगा। ठीक, हाँ जी। डन मेरे भाई? कोई तकलीफ? विषाणु, जिसका अर्थ वेनम या तरल विष होता है, ये नाम किसने दिया था? अर्शन बाबू, आप मुझे बताइए, क्या आपने वायरस पढ़ा? कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम, ये किसने दिया था? ये किसने बताया था? कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम किसी वैज्ञानिक ने बताया था? क्या उसका नाम इवानोविस्की था? क्या उसका नाम स्टेनले था? क्या उसका नाम पाश्चर था? ये क्वेश्चन जो था ना, गलत था। इसमें आंसर क्या आएगा? बेजरनिकिया, बेजरनिक्स। कौन आएगा? बेजरनिक्स आएगा। ठीक है, डन। कौन आएगा? बेजरनिक्स आएगा। कौन आएगा बेटा? बेजरनिक्स आएगा। ठीक है, डन मेरे भाई। किसने बोला था? बेजरनिक्स ने बोला था। अब ये क्वेश्चन जहां से तुम लिए हो, कहां से उठाए हो, एक बार चेक कर लेना। ठीक, सर मैं रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूं, कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी नहीं आई है। आ जाएगी बेटा। ठीक है, इवानोविस्की ने तो खोजा था, स्टेनले ने उसका क्रिस्टलीकरण किया था, पाश्चर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, जो एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है जी। चलो, हाँ जी सर, सिर्फ 2 घंटे की आई है। और कितने घंटे की लेगा मेरे भाई क्लास? जब 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे की आएगी ना। जब क्लास 2 घंटे की है तो 2 घंटे की आएगी। और कितने? 10 घंटे की क्लास लेगा? सर चाइना में कौन सा वायरस फैल रहा है? शायद HMPH है। उसका फुल फॉर्म तो मैं भी भूल गया हूं क्या है। बच्चों में होता है मेनली वो वायरस। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, मतलब नॉर्मल खांसी जुकाम वाला वायरस है। अब हो सकता है उसमें म्यूटेशन से वो थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक हो गया हो, तो अब इसकी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं अभी। ठीक है, क्योंकि वहां की सरकार ने भी कुछ बताया नहीं है। सुमित साहू, क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बेटा। पहले पढ़ तो ले। चलो,
एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। इस एनिमल किंगडम में हम प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। प्राणियों का वर्गीकरण जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर प्राणियों के वर्गीकरण में हम लोगों ने कौन कौन से संघ पढ़ लिए थे। हमने कल पॉरीफेरा देख लिया, सिलेंट्रेटा देख लिया, टीनो, ये हटा देना यार, बंद कर देना, आंखों पे पड़ रही है ये। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ये 4 संघ हम लोगों ने देख लिए थे, है ना। अब इसके बाद हमारे पास ये 7 संघ बच रहे हैं। कितने संघ बच रहे हैं? 7 संघ बच रहे हैं। इन 7 संघों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कल हम लोगों ने यहां पर छोड़ा था एसके हेल्मिन्थीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? निमेटोडा। यहां से हमें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्या मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, जैसे हम कसरत करते थे, इसी प्रकार मैंने यूट्यूब पर क्वेश्चंस कराए थे ना, क्वेश्चंस दिए भी है। इन चैप्टर के नहीं कराए, इन चैप्टर के मैंने होमवर्क में दिए, इन चैप्टर के जल्दी ही आपको। अच्छा, एनसीईआरटी संपूर्ण है, उसमें तो है ना क्वेश्चंस, बात है क्वेश्चंस करने की। आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हो, आप होमवर्क से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको अगर पता ही नहीं है कि कहां से करना है तो फिर मैं क्या करूं, फिर बताओ। ठीक, चलो जी, क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी संपूर्ण में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें एलन के मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस हैं, टेंशन मत लो। बोलते हो ना कि एलन के कहां से क्वेश्चन करे, सारे के सारे क्वेश्चंस एलन के ही हैं वहां पर, मैक्सिमम क्वेश्चंस हुआ। ठीक है, अब जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कृपया करके ढूंढिए, वहां पर निकालिए उनको, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करें। यहां पर आकर ये नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा और ऐसे नहीं है और वैसे नहीं है, फायदा नहीं है इन चीजों का। सर पूरे चैप्टर आप ही पढ़ाओगे कि नहीं? बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अखिल पढ़े, आगे स्टार्ट करें। चल आइए स्टार्ट करते हैं। एसके हेल्मिन्थीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? निमेटोडा बोलते हैं। ये हम लोगों ने कल संघ स्टार्ट किया था। इस संघ में सबसे पहला लक्षण जो था वो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया था। एसके हेल्मिन्थीज को हम क्या बोलते हैं? गोलक्रमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर कल की क्लास पूरी नहीं आई, ये नहीं आएगी किरण, वो मना कर दिया मैंने। ठीक है, एसके हेल्मिन्थीज को हम क्या बोलते हैं? गोलक्रमी बोलते हैं। क्यों गोलक्रमी बोलते हैं ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि जब हम इसको काटते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। कैसा होता है? गोल होता है, इसलिए हम गोलक्रमी बोलते हैं। निमेटोडा क्यों बोला था? क्योंकि निमेटोडा वर्ड जो था, निमैटी वर्ड एक ग्रीक भाषा से लिया गया था, और निमैटी का मतलब क्या होता है? क्या याद रखना, कल मैंने आपको बताया था, जो किस आकार में होते हैं, ये किस आकृति के होते हैं? जो सिलेंड्रिकल आकृति के होते हैं, सिलेंड्रिकल आकृति के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? निमैटी वर्ड से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको क्या बोला था? निमेटोडा बोला था। आई होप यहां तक की बात आपको याद होगी। कल हम लोगों ने इतना सा डिस्कशन किया था इस संघ में। क्या यहां तक की बात आप सभी को याद है? चलें आगे। तो एसके हेल्मिन्थीज जो प्राणी जो होते हैं, जब हम इनका अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं बेटा? गोलाकार होते हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? सर गोलक्रमी नाम देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? गोलक्रमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बिंदु पढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बता देंगे, शरीर का संगठन कैसा होएगा? शरीर का संगठन कैसा होएगा? जल्दी से मुझे बताएंगे। पाचन तंत्र कैसा होएगा? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र कैसा होएगा? जल्दी से मुझे बताएंगे। पाचन तंत्र कैसा होएगा? परिसंचरण तंत्र कैसा होएगा? सम्मिति कैसी होएगी? सम्मिति कैसी होएगी? जर्म स्तर कितनी होएंगी? प्रगुहा होगी कि नहीं होगी? और खंडी भवन होगा कि नहीं होगा? नोटोकॉर्ड पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? हाँ भैया, आंसर दे सकते हैं सारे के सारे बच्चे? हाँ जी, हाँ जी, बताइए आंसर। सर कंप्लीट, एब्सेंट, बाइलेटरल। भाई अच्छा, आंसर दे रहा है एमएम। ठीक है एमएम। शरीर का संगठन कैसा होएगा? अंग तंत्र स्तर का संगठन होएगा। वेरी गुड। शरीर का संगठन कैसा होएगा? अंग तंत्र स्तर का संगठन होएगा। 1 2 3 4
और फिर 5 से लेकर 11 तक, और ये हमारा कौन सा था, 5वां संघ था। तो 5वें से 11वें तक अंग तंत्र स्तर का संगठन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सबसे पहले अंग तंत्र स्तर का संगठन किसमें पाया जाएगा, तो सर्वप्रथम अंग तंत्र स्तर का संगठन जो है, सर्वप्रथम अंग तंत्र स्तर का संगठन जो था वो किसमें पाया गया था, एस्के हेलमिंथीज में पाया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट जल्दी से मुझे बताएंगे पाचन तंत्र कैसा था इनमें। पाचन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो पाचन तंत्र पूर्ण था कि अपूर्ण था, सर जी पूर्ण था। कैसा था गुरुजी, पूर्ण था। किस प्रकार का था, पूर्ण पाचन तंत्र था। नेक्स्ट परिसंचरण तंत्र की बात करूं, क्या परिसंचरण तंत्र यहां पर, परिसंचरण तंत्र यहां पर खुला था कि बंद था, परिसंचरण तंत्र खुला था कि बंद था, ओपन था कि क्लोज्ड था। क्लोज्ड तो केवल हमने 3 में ही वर्ड लिखा था, याद आ रहा है, क्लोज्ड 7, 8, 11। बाकी यहां पर एब्सेंट था, याद कर भोंदूलाल, अनुपस्थित था। क्या था, ओपन था, खुला परिसंचरण तंत्र था, खुला परिसंचरण तंत्र था। यहां पर परिसंचरण तंत्र कैसा था मेरे भाई, हाँ जी परिसंचरण तंत्र कैसा था, एब्सेंट था। याद नहीं आ रहा, मैंने तेरे को बताया था, हाँ भाई याद आ रहा है, मैंने बोला था 6 से 11 तक आपका क्या मिल रहा था, परिसंचरण तंत्र मिल रहा था। नेक्स्ट सम्मिति कैसी पाई जा रही थी, अरीय सम्मिति थी कि बाइलेटरल थी, सर द्विपार्श्व सम्मिति थी। नेक्स्ट जर्म स्तर कितनी पाई जा रही थी, सर 3 पाई जा रही थी, ये त्रिकोरिक थे, है ना। प्रगुहा इनके अंदर थी, नहीं थी, लेकिन प्रगुहा जैसी गुहा मिल रही थी, जो वास्तविक प्रगुहा नहीं थी, कैसी थी, कूट गुहा थी। याद नहीं करेंगे तो कूट डालेंगे, कूट गुहा थी। नेक्स्ट खंडी भवन इनके अंदर था, नहीं था। खंडी भवन था क्या इनके अंदर, नहीं सर। खंडी भवन किस में मिल रहा था, सर 6 में, 7वें में, 11वें में मिल रहा था। नोटोकॉर्ड, अरे भैया ये तो नॉन कॉर्डेट्स है, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ गई है, क्या ये सभी को याद थी, क्या इतनी सी बात, दंडना दंडन क्लियर है, ये तो लक्षण याद हो जाएंगे। याद है विजय कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पहला बिंदु हो चुका है, इनको हमने गोलक्रमी बोला था। इसके अंतर्गत आपको एक एग्जाम्पल भी याद आ रहा होगा, मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, जिसको आपने पढ़ा था, है ना। तो ये क्या परजीवी के रूप में मिलते हैं, यस सर, ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। ये मुक्त जीवी भी होते हैं, जल में भी मिल सकते हैं, स्थल में भी मिल सकते हैं, या पौधों और प्राणियों के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं, यानी मुक्त रूप से भी पाए जा सकते हैं, फ्रीली पानी में, स्थल पर, साथ ही साथ दूसरे जीवों के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। बाकी चीजें जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं वो यहां पर लिखी हुई है। द्विपार्श्व सम्मिति है, त्रिकोरिक है, कूट प्रगुहिकीय प्राणी है, इनमें शरीर का संगठन अंग तंत्र स्तर का सर्वप्रथम इनमें आया था। ये हम ऑलरेडी अभी अभी देखे थे, आप लोगों को याद भी है, बहुत बढ़िया। आहार नाल इनके अंदर पूर्ण होती है, जिसमें आहार नाल इनके अंदर पूर्ण होती है, पूर्ण का मतलब जिसमें मुख भी होएगी और गुदा भी होएगी। अब आहार नाल अगर पूर्ण है तो उसके अंदर खाना जब अंदर जाएगा, सोचो आपके अंदर अगर खाना जाता है, आपके अंदर एक नलिका है, तो उस नलिका से खाना जब आगे बढ़ेगा तो उस नलिका के अंदर संकुचन और शिथिलन होगा कि नहीं आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते नहीं बेटा, हवा में थोड़े ना मिलते। कॉस्मोपॉलिटन कौन होते, जो हवा में मिलते हैं, मतलब जो सारी जगह होंगे, इंक्लूडिंग हवा भी, कवक जो है वायु में भी होती है, ये वायु में थोड़े ना उड़ते हैं। चलिए जी, तो आहार नाल जो है इनके अंदर पूर्ण होती है, हाँ जी होती है, और पूर्ण होने के साथ साथ उनके अंदर एक पेशीय ग्रसनी पाई जा रही है। अब ये सर पेशीय ग्रसनी का मतलब क्या होती है, ग्रसनी वो भाग होता है, जैसे हमारे अंदर भी ग्रसनी होती है, कौन होती है, ग्रसनी होती है, बिल्कुल ऐसे इनके अंदर भी कौन होती है, ग्रसनी होती है, जिसको हम इंग्लिश में फैरिंग्स बोलते हैं, जहां से भोजन जो है आमाशय में जाता है, तो इनके अंदर भी ग्रसनी होती है, ठीक है।
अब यहां पर ये जो ग्रसनी जो होती है, इससे अगर भोजन जाएगा तो उस ग्रसनी के अंदर मांसपेशियां होंगी कि नहीं होंगी, तभी तो भोजन आगे जाएगा। आप खुद इमेजिन करिए, आपके पास में कोई संरचना है, मान लो एक ट्यूब है, वापस से वही पन्ना, मेरे पास एक ही पन्ना है, इसी पन्ने से समझाने की कोशिश करते हैं। ये पन्ना है, ठीक है, ये जस्ट इमेजिन करना है, ये एक नलिका है। अब यहां पर कोई चीज है, ये आगे जानी है तो इसको संकुचन करना पड़ेगा, तभी तो ये आगे जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर इनके अंदर जो नलिका होगी, आहार नाल जो होगा, क्या उसमें मांसपेशियां मिलेंगी जो संकुचन करेंगे, जिससे भोजन आगे जाएगा, खत्म। तो ये अगर ना भी याद रहे कि पेशियां ग्रसनी होती है, बस इतना इतना इनके अंदर आहार नाल कैसी होती है, पूरी होती है, यानी इनके अंदर पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, खत्म। अभी अभी देखा था। नेक्स्ट, ये है इंपॉर्टेंट। तो जिस तरीके से कल मैंने हाईलाइट किया था, ऐसे यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, क्या क्या याद रखना है। ये एसके हेलमिंथीज, जिसको हम गोलक्रमी बोलते हैं, पहले बिंदु में कुछ हाईलाइट करने लायक है नहीं, क्योंकि ये गोलक्रमी गोलाकार होते हैं, इसलिए गोलक्रमी बोलते हैं। ये जो होते हैं, ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ये भी नहीं याद रखना है, क्योंकि अगर आपको मेलोइडिगाइनी इनकॉग्निशिया याद है, अगर याद है तो फिर ये चीज अंडरलाइन हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं है। मेलोइडिगाइनी इनकॉग्निशिया परजीवी था पादपों के अंदर, है ना। ये द्विपार्श्व सम्मिति दिखाते हैं, ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। क्यों हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आपको ये याद है तो ये हाईलाइट करने की क्या जरूरत है। हाँ, ये हाईलाइट करा हुआ है, ये याद रखना है कि इनके अंदर कूट प्रगुहा मिल रही थी और सबसे पहले अंग तंत्र स्तर का संगठन इनमें मिला था। सम्मिति इनके अंदर द्विपार्श्व थी, त्रिकोरिक ये थे, और आहार नाल इनके अंदर पूर्ण थी, खत्म। लो जी, बस इतने से बिंदु थे जो हाईलाइट करने लायक थे। चलिए जी, आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, और वो है क्या, इनके अंदर जल्दी से मुझे बताइएगा, प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर उत्सर्जी संरचना जो थी, उस उत्सर्जी संरचना का नाम क्या था? कोई भी बालक, उत्सर्जी जो संरचना जो थी, उस उत्सर्जी संरचना का नाम क्या था? किसी बालक को याद है? जो उत्सर्जी संरचना थी, उस उत्सर्जी संरचना का नाम क्या था? कल आप लोगों ने पढ़ा था। जो उत्सर्जी संरचना थी, उस उत्सर्जी संरचना का नाम क्या था? क्या नाम था उस उत्सर्जी संरचना का? सर, उस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम था ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल्स। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम था? ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल्स। यहां पर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो उत्सर्जित संरचना, उसका नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको हम उत्सर्जन नाल बोलते हैं, याद रखना है। वहां कौन? ज्वाला कोशिका। यहां कौन? उत्सर्जन नाल प्रोटोनेफ्रीडिया। मैं डीपली जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फालतू में जाऊंगा, टाइम वेस्ट होएगा। जो आपकी एनसीईआरटी है वो कवर हो जाए, चीज समझ में आ जाए, याद हो जाए, खत्म खल्लास। तो हल्की सी चीज बस ये बता देता हूं कि जैसे हमारे अंदर किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यानी अंग होता है ना। अब उस अंग के अंदर संरचना जो होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? सर, किडनी होती है। उसके अंदर स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना जो होती है, जो छानने का काम करती है, निस्यंदन का काम करती है। निस्यंदन मीन्स फिल्टर करने का काम जो करती है, वो कौन होती है? सर, नेफ्रॉन होती है। सर, हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? हिंदी में किडनी को बोला जाता है वृक्क, और नेफ्रॉन को बोला जाता है वृक्क नलिका, या वृक्काणु भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो चीज समझ में आ गई कि एक अंग है और उस अंग के अंदर एक स्ट्रक्चर है। जैसे ये किडनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बीन शेप की होती है, और इसके अंदर इस तरीके से नेफ्रॉन्स होती है, जहां पर हम ब्लड को छानते हैं। ठीक है सर, अब हल्का सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस और कुछ नहीं है। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो थे, प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो था, उसका नाम था प्रोटोनेफ्रीडिया। और एसके हेल्मिन्थीज के अंदर भी जो अंग है, उसका नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। और इस प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर जो है, उसका नाम है फ्लेम सेल। यहां पर जो स्ट्रक्चर है, उसका नाम है रेनिट सेल। बस ये कंसेप्ट था। इतना सा अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो सिंपल आप
एनसीईआरटी बेस्ड चीज। प्लैटिहेल्मिन्थीज में कौन थी? ज्वाला। यहां पर कौन है? प्रोटोनेफ्रीडिया या उत्सर्जन नाल। कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक होता है अंग और एक अंग में मिलने वाली क्या होती है? संरचना, जो छानने का काम करती है। तो किडनी जो है वो एक अंग है। इसी प्रकार प्रोटोनेफ्रीडिया एक अंग है। प्रोटोनेफ्रीडिया दोनों में, किसमें? प्लैटिहेल्मिन्थीज में भी, प्लैटिहेल्मिन्थीज में भी और एस्केहेल्मिन्थीज में, दोनों के अंदर, प्लैटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज दोनों के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है, लेकिन उनके अंदर मिलने वाली जो सेल्स हैं वो डिफरेंट है। एक का नाम है फ्लेम सेल और एक का नाम होता है रेनेट सेल। ये बड़ी होती है, एच आकृति की होती है, एच शेप होती है। तो इसलिए देखिए मैंने यहां पर जानबूझ के ये हटा दिया था, रेनेट कोशिका यहां पर लिखी हुई थी, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि ये चीज कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते बेटा यहां पर, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर और मादा यहां पर कैसे होते हैं भैया? अलग अलग होते हैं, द्विलिंगी नहीं होते हैं। नर अलग है, मादा अलग है। अब कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? एनसीईआरटी का डायग्राम है, याद रखना है। कहां दे रखा है? ये रहा, ये है एस्केरिस। कौन है ये? एस्केरिस। और इस एस्केरिस से एक बीमारी हुई थी, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से, एस्कैरिएसिस, बताई थी मैंने आपको, याद है? कहीं आपके अंदर, मेरे अंदर ये गया था? नहीं, आपके अंदर तो नहीं गया था, मेरे अंदर गया था और मैंने आपको बताया भी था। जल्दी से मुझे बताएंगे ये हमारी कौन सी आंत को संक्रामित करता है? छोटी आंत को कि बड़ी आंत को? कोई भी बालक? वेल डन जुल्फी शेख, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया शिवानी शुक्ला, बड़ी आंत को संक्रामित किया था। अल्पना बड़ी आंत को, शिवम गिरी बड़ी आंत को, राजू ऑफिशियल बड़ी आंत को, बड़ी आंत को, बड़ी आंत को, बड़ी आंत को, बड़ी आंत को ये संक्रामित करता है। अच्छा, छोटी आंत को किसने संक्रामित किया था? अब इनका आंसर पलट जाएगा, हाय सर ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारा नाम लेकर हमको लगता है कि हमने गलत कर दिया, चलो आंसर बदल लेते। कॉन्फिडेंस नहीं है, हैं? बड़ी आंत को एंटामीबा ने क्या किया था? संक्रामित किया था। ये किसको कर रहा था? छोटी आंत को कर रहा था। सर आज हमारा बर्थडे है, तो बताओ क्या करें? गाना गा, हैप्पी बर्थडे टू यू, है गुड़िया? पढ़ते हुए और कोई काम नहीं है? सर आपने तो हमारे बर्थडे पर हमको डांट दिया। डांट खाने का काम कर रहे हो? पढ़ा रहा हूं मैं, आज हमारा बर्थडे, हमको विश करो। अरे भाई पढ़ लो एक बार, हैं? चलो हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। तो यहां पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एस्केरिस, और ये जो एस्केरिस जो है इसमें ये है मेल, ये है फीमेल। कौन है बड़ा? सर बड़ा है फीमेल। कौन है? सर बड़ी कौन है? फीमेल। फीमेल जिंदगी में भी बड़ी है, आकार में भी बड़ी है, ठीक है? तो याद रखना, अगर ना याद हो तो फीमेल हमेशा। कौन बड़ा होता है? मम्मी पापा से पूछो, कौन बड़ा? पापा बड़े कि मम्मी बड़ी? घर में किसका दर्जा ज्यादा है, मम्मी का कि पापा का? मम्मी का ही मिलेगा बेटा। चल, तो अब यहां पर कोई दूसरी चीज में मत पड़ जाना, है ना? नहीं सर हमारे घर में तो पापा का, नहीं सर हमारे घर में तो मम्मी का है। आइए, तो नर और मादा जो है, इसमें मादा जो है वो नर से क्या होती है? बड़ी होती है। यहां से गुरु प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत सीधी सी बात थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चले आगे, आगे बढ़िए, बड़े। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुड़िया, हैप्पी बर्थडे। चलो आगे बढ़ते हैं। निषेचन जो है इनके अंदर कैसा होता है बेटा? आंतरिक होता है, शरीर के भीतर होता है। और परिवर्धन जो होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मतलब कि इस संघ के कुछ जीव जो होंगे वो लार्वावस्था भी बनाएंगे, कुछ जीव जो है उनमें लार्वावस्था नहीं मिलेगी, कुछ में लार्वावस्था मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। तो परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, यानी दोनों चीजें ही मिलती हैं यहां पर।
उदाहरण एस्केरिस गोलक्रमी है बेटा, एस्केरिस। वुचेरेरिया, अरे फाइलेरियसिस याद आ रहा है। एनसाइक्लोस्टोमा अंकुशक्रमी होता, अंकुश के जैसा होता है। हाँ जी, ये 3 एग्जाम्पल है आपके। इन 3 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में बिल्कुल छपे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो एस्केरिस, ये आपने पढ़ा हुआ है। एक आपने वुचेरेरिया बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ये शायद आपने नहीं नाम सुना है, तो ये भी याद रखना है आपने, एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, हाँ जी। क्या ये इतने ही लक्षण थे बस इसके गोलक्रमी के? देखो पिछले पेज पर हमने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पेज पर हाईलाइट कर दे, क्या इंपॉर्टेंट है? उत्सर्जन नाल प्रोटोनेफ्रिडिया रेनेट कोशिका उत्सर्जन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक लिंगी होते हैं, याद रखना। मादा नर से बड़ी होती है, ये याद हो ही जाएगा। निषेचन आंतरिक होता है, ये भी याद रखना है। और परिवर्धन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये चीज खत्म, सिंपल। क्लियर है सर? इनके सामान्य नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सामान्य नाम से ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? अब इससे नहीं पूछा जाएगा अंकुशक्रमी, बेसिकली उससे पूछा जाएगा जो हमारी एनसीईआरटी में कई बार रिपीट हुआ है, जैसे वुचेरेरिया, फाइलेरिया क्रमी, एस्केरिस गोलक्रमी, पूछ लिया जाएगा एस्केरिस। ये यहां से ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आएंगे? मैच द कॉलम वाले आएंगे, जैसे मैच द कॉलम वाले होते हैं ना, उससे क्वेश्चन आएंगे। सर मेरे स्कूल में एग्जामिनर ने एस्केरिस का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया था मुझसे, तो बताना चाहिए था ना तेरे को, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। चले आगे, बढ़े आगे। सर ये चैप्टर थोड़ा लेंडी है। लेंडी नहीं होता है बेटा, लेंदी होता है। आले बाबू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुड़िया। चलो नेक्स्ट अगले संघ की ओर बढ़ते। अगला जो संघ है वो है एनेलिडा। हिंदी में लिख लिया करो यार, जरूरी है। इंग्लिश में नहीं आती है कोई बात नहीं, बाद में सीख जाना। अभी हिंदी मीडियम पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ो। एस्केरिस। चलो आगे बढ़ते बेटा। अगला संघ हम पढ़ने वाले हैं एनेलिडा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना। क्या आपको ये जीव पता है ये किसी का दोस्त कहलाता है? आपको ये जीव पता है ये किसी का दोस्त कहलाता है? इस जीव का नाम क्या है? सर इस जीव को हम बोलते हैं, इस जीव को हम बोलते हैं ERT, नहीं, इस जीव को हम बोलते हैं ERTH, वार्म, अर्थवार्म। ये किसने लिखा था? कसम से मजे आते हैं, सामने आओ तो और मजे आएंगे। अर्थ को गर्म करने वाला, पृथ्वी को गर्म करने वाला अर्थवार्म। चलो जी, तो ये जो जीव है जो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ये केचुआ है जिसको हम अर्थ वॉर्म बोलते हैं, यानी जमीन के भीतर, पृथ्वी के अंदर, मृदा के अंदर मिलने वाला एक कृमि रूपी संरचना। ये भी कृमि होता है। कृमि का मतलब मैंने आपको कल बता दिया था क्या होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है सर? अर्थ में मिलने वाले एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है जो इस संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसान के ये दोस्त होते जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, फेरेटिमा इसका वैज्ञानिक नाम है, जो पहले हमारे कोर्स में ये दिया जाता था, अब नहीं है, ना सिलेबस में है ना कोर्स में है। आइए भैया, तो क्या आपको इसका शरीर जो है वो खंडों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है? देखो ये खंड, फिर ये एक भाग दिख रहा होगा, हाँ सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है एक भाग, हाँ सर ये एक भाग दिख रहा है। उसके अलावा ये एक भाग दिख रहा है, हाँ सर ये एक भाग दिख रहा है। फिर उसके अलावा एक लंबा सा इस तरीके से ये भी भाग दिख रहा होगा, हाँ सर ये भी भाग दिख रहा है। यानी आपने शरीर को बांट दिया, हाँ सर, खंडों में बांट दिया, हाँ सर। अब ये शरीर के खंड हैं, हाँ सर, और खंडों को भी खंडों में बांट दिया। जरा दिमाग लगाइए। सर कल का क्लास पूरा नहीं आया, हाँ नहीं आएगा अभिमन्यु कुमार, मना कर दिया हमने, नहीं भेजेंगे तुम्हारे पास। हाँ जी, क्या यहां पर शरीर जो है वो खंडों में बटा है? जब मन करा जब क्लास खोल ली है, जब मन करा जब क्लास से चले गए हैं,
है ना? तुम जैसों को यही रिप्लाई मिलेगा। या तो प्रॉपर क्लास में आया करो, नहीं आया करो तो प्रॉपर रिकॉर्डेड देखा करो। हाँ, ये बताने के लिए अगर आए हो तो मैं बता दिया था क्लास की स्टार्टिंग में। हाँ जी, तो ये भाग जो आप देख रहे हो ये शरीर बटा हुआ है। हाँ सर, ये शरीर के पार्ट्स हैं। हाँ सर, और पार्ट्स को भी हमने छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड कर दी है। ये देखिए इस तरीके से रिंग्स दिखाई दे रही हैं। इन रिंग्स को बोला जाता है एन्युलस। इनको हम क्या बोलते हैं? एन्युलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्युलस बोलते हैं। इनको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। अभी सिर्फ इतना सा कि शरीर तो खंडित है, शरीर के जो खंड है वो भी खंडित हैं। ये शरीर का खंड था ये वाला, ये भी छोटे छोटे भागों में क्या होता है? खंडित होता है। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो संघ कौन सा है भैया? एनेलिडा है। और एनेलिडा संघ के अंतर्गत प्राणी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। सर जल में कौन सा पाया जाता है मैं दिखा देता हूं दोस्त आपको। आप में से कितने बच्चों ने लीच देखी है? सर हमने लीच देखी है। कुछ लीच पानी में भी होती है, कुछ लीच स्थल पर भी होती है। आप में से कितने बच्चों ने ये नेरिस देखा है? कन खजूरा नहीं है ये, दिस इज डिफरेंट। कन खजूरा इज डिफरेंट। नेरिस देखा? ये नेरिस सर सांप जैसा, सांप जैसा नहीं है, नेरिस। ये पानी में मिलता है। ठीक है, तो ये स्थलीय भी होते हैं और ये जलीय भी होते हैं। सर ये स्थल पर भी मिलते हैं, जल में भी मिलते हैं। कौन से? दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। लवणीय जल में भी मिलते हैं और अलवणीय जल में भी मिलते हैं। अब इसके बाद वाले बिंदु आप खुद अपने आप फटाफट सोच लीजिए। इनमें कौन सी सम्मिति होएगी, कौन सा शरीर का संगठन होएगा, पाचन तंत्र कैसा होएगा, परिसंचरण तंत्र कैसा होएगा, जर्म स्तर कैसी होएगी, ये सारी चीजें जल्दी से सोचकर आप समझ सकते हैं। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो डेफिनेटली याद होना चाहिए। तो अंग तंत्र स्तर का संगठन होएगा, द्विपार्श्व सम्मिति होएगी। अब तो सब में यही होएगा, अंग तंत्र का होएगा। 5 से लेकर 11 में यही होएगा। द्विपार्श्व सम्मिति सब में यही होएगी। नहीं सर, इकाइनोडर्मेटा में वयस्क में कौन सी थी? याद आ रहा है। और लार्वा में कौन सी थी? याद आ रहा होगा, है ना? बस एक 9th संघ में ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब में द्विपार्श्व मिलेगी। ठीक है, जर्म स्तर त्रिकोरिक होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे? त्रिकोरिक होंगे। और विखंडित शरीर होएगा, ये अभी अभी हम लोगों ने यहां पर टॉपिक पढ़ भी लिया था। और इनमें प्रगुहा मिलेगी, इनमें प्रगुहा मिलेगी। सबसे पहले प्रगुहा यहां पर आई थी। क्लियर है? डन? वेल डन गोविंद कुमार, बहुत ही बढ़िया। सर क्रोमोसोम वाले पेलिकल और युगलीना वाले पेलिकल में क्या डिफरेंस है? क्रोमोसोम बेटा एक कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाली संरचना, उस पर मिलने वाला प्रोटीन का आवरण पेलिकल है। और युगलीना में जो आपने पेलिकल पढ़ा था वो एक सेल पर मिलने वाला पेलिकल है। दोनों पेलिकल में सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों के दोनों पेलिकल जो है प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक सेल के केंद्र के अंदर क्रोमोसोम पर मिलने वाला पेलिकल और एक खुद सेल पर मिलने वाला पेलिकल है। डन मेरे भाई वी? चले आगे, यहां तक की बात चाहिए। प्रागुही की बंद परिसंचरण तंत्र इनके अंदर पाया जाएगा। चलिए जी, अभी अभी हमने बात करी कि इनका शरीर जो होता है, ये शरीर जो इनकी सतह क्या होती है? खंडित होती है और विखंडों में बटी होती है। यानी शरीर खंडों में बटा और खंड फिर वापस से खंडों में बट गए, यानी फिर से विखंडित हो गए हैं। और इन्हीं को ही हम छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई थी, इनको हम सूक्ष्म वलय को हम क्या बोलते हैं? एन्युलस बोलते हैं। इसीलिए इस संघ का नाम क्या पड़ा है? एनेलिडा पड़ा है। तो एनेलिडा वर्ड कहां से आया है? एन्युलस से आया। और एन्युलस क्या थे सर? इस प्रकार की रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इनको हम एन्युलस बोलते हैं। और इसी एन्युलस से वर्ड आया है क्या? एनेलिडा। डन बेटा? यहां तक की बात में कोई तकलीफ? आपसे कोई एनेलिडा का मीनिंग नहीं पूछेगा, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि एनेलिडा वर्ड कहां से आया, है ना? एनेलिडा वर्ड कहां से आया, निमेटोडा वर्ड कहां से आया, ट्रिमेटोडा वर्ड कहां से आया। तो अगर ये याद रहेंगे तो चीजें और इजीली फ्लो में चलेंगी और चीजें याद भी रहेंगी। तो सर यहां पर ये जो 4 बिंदु थे, इन 4 बिंदुओं में से कौन सा बिंदु इंपॉर्टेंट है? सर ये प्राणी लवणीय अलवणीय जल, ये तो बिल्कुल पिछले वाले बिंदु के जैसा है। जैसे पिछले वाले में आप लोगों ने पढ़ा था गोलक्रमी में, वो भी कैसे थे? हर प्रकार के जल में मिल रहे थे, स्थल पर भी मिल रहे थे, स्वतंत्र जीवी भी थे और कभी कभी परजीवी थे। वहां कभी कभी नहीं लिखा हुआ था, वहां पर सिंपल लिखा हुआ था परजीवी थे। ठीक है जी।
नेक्स्ट, इनमें अंग तंत्र, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सारे के सारे संघों के ये कंसेप्ट तो याद रखने, बाकी यहां पर लिख देते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन यहां पर पाया जा रहा है। त्रिकोरिक होते हैं, विखंडित शरीर होता है, गुहिकीय प्राणी होते, प्रगुहा होती है, ठीक है। खंड फिर किस में बट जाते हैं, विखंडों में बट जाते हैं, जिनको हम एन्युलस बोलते हैं, और इन्हीं एन्युलस के कारण इनका नाम क्या पड़ा है, एनेलिडा नाम पड़ा है। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एमएम, वेरी गुड। चले आगे, नेक्स्ट। अब अगला बिंदु पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं। सोचो, क्या ये पानी में है? हाँ सर। क्या ये स्थल पर भी है? हाँ सर। अब पानी में अगर होंगे और स्थल पर होंगे तो पानी में गमन करने के लिए और स्थल पर गमन करने के लिए जो संरचनाएं मिलेंगी वो डिफरेंट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि सर ये केंचुआ जो है, ये केंचुआ पानी में थोड़ी ना है, मृदा के अंदर है। अब मृदा के अंदर अगर है तो इसका शरीर आपने देखा होगा, डेफिनेटली आप में से सभी बच्चों ने केंचुआ देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, भाई साहब तुमने फिर देखा क्या है? तो केंचुआ जो होता है जब जमीन में रेंगता है तो कैसे रेंगता है? सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। अब ये सिकुड़ने फैलने के लिए इसके अंदर मांसपेशियां होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो भैया इनके अंदर जो स्थलीय जो होते हैं, जो स्थल पर पाए जा रहे हैं, उनके अंदर क्या पाई जाएंगी? सर मसल्स पाई जाएंगी। मान लो ये हमारा अर्थवॉर्म है, तो इस अर्थवॉर्म में कहीं ना कहीं मसल्स मिलेंगी। हाँ सर। मांसपेशियां मिलेंगी। हाँ सर। कौन सी मांसपेशियां मिल रही? ये देखिए, ये इस तरीके से गोलाकार मांसपेशियां पाई जा रही हैं। कैसी मांसपेशियां? सर गोलाकार मांसपेशियां। और कौन सी मांसपेशियां पाई जाएंगी? सर इस तरीके से अनुदैर्ध्य या अनुलंबीय प्रकार की मांसपेशियां पाई जाएंगी। यानी यूं समझिए कि मान लीजिए ये एक बॉटल है ना। इस बॉटल में, ये बॉटल की जो वॉल है, दीवारें जो है वो मसल से बनी हुई है। आपकी दो प्रकार की मसल्स है, एक ऐसे है इस तरीके से लंबवत है, और एक ऐसे है जो गोल गोल है, रिंग्स के जैसे है। तो इनमें दोनों प्रकार की मांसपेशियां पाई जाएंगी, लंबवत भी पाई जाएंगी और गोलाकार भी पाई जाएंगी। डन। तो इनके अंदर जो स्थल पर होंगे उन स्थलीय जीवों में क्या पाई जाएंगी? दोनों प्रकार की मांसपेशियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी? इनके अंदर वृत्ताकार भी पाई जाएंगी, वृत्ताकार मींस गोलाकार, ठीक है, और अनुदैर्ध्य मींस लंबवत। लंबवत मांसपेशियां भी पाई जाएंगी, अनुलंबीय मांसपेशियां भी पाई जाएंगी, और वृत्ताकार मांसपेशियां भी पाई जाएंगी। किस पे? जो स्थल पर है। सर जो जल में है उनके लिए क्या पाया जाएगा? तो जो जल में होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं पैरापोडिया, पार्श्वपाद। ये देखिएगा यहां पर आपको ये नेरिस दिख रहा होगा। इस नेरिस में आपको साइड में, ये एक प्राणी है, ये साइड में इस तरीके से ये कुछ संरचना दिख रही होगी, ये वाली इस तरीके से ये संरचना दिख रही होगी। इन संरचनाओं का नाम है पार्श्वपाद। अब ये जो पार्श्वपाद जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। अब पाद का मतलब जो शरीर का कोई भाग, मतलब शरीर से कोई भाग जब बाहर निकलता है, जैसे ये मेरा बॉडी है, इस मेरी बॉडी से ये मेरे हाथ निकले हैं, हाँ सर, पैर निकले हैं, हाँ जी। तो हमारा शरीर जो है वो सिर, ग्रीवा, वक्ष, उदर, इनमें बटा हुआ है, हाँ सर। और यहां से जो शरीर बाहर निकलते हैं, शरीर से जो संरचनाएं बाहर निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपांग बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अपेंडेजेस बोलते हैं, उपांग बोलते हैं। अब ये उपांग जो है, ये अग्र उपांग है, ये पश्च उपांग है, ये क्या कहलाते हैं? पाद कहलाते हैं। ये अग्रपाद है, ये पश्चपाद है। ये 4 लिम्स हैं, ये हिंड लिम्स हैं। तो पाद जो होते हैं बेसिकली गमन करने में हेल्प करते हैं, गति करने में हेल्प करते हैं। अब शरीर से अगर पार्श्व से निकलेंगे, सोचो अगर साइड से निकलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पार्श्व पाद कहलाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरापोडिया बोलते हैं। जो किसमें हेल्प करते हैं? सर इन जीवों में पानी के अंदर गमन करने के लिए। तो याद रखना, ये चीज भूल मत जाना कि जलीय एनालिड्स जो होते हैं, जैसे कौन? नेरिस जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें क्या पाया जाता है? सर पार्श्व पाद पाए जाते हैं, जो एक प्रकार के उपांग होते हैं, जिनको हम पैरापोडिया बोलते हैं, जो तैरने में हेल्प करते हैं। बताइए दोस्त, क्या ये चीज समझ में आ गई है? हाँ जी।
क्या यहां तक की चीज क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट अगले बिंदु पर पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में यहां पर अभी अभी देख लिया था, इनके अंदर परिसंचरण तंत्र कैसा होएगा, बंद प्रकार का होता है। हाँ जी, ये चीज मैंने आपको यहां पर बतानी चाहिए थी, मैं भूल गया था, यहां पर लिखनी चाहिए थी। यहां पर मैंने आपको यहां पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बताई थी, जिसमें प्लैटी हेल्मिन्थीज की बता दी, एस्के हेल्मिन्थीज की बता दी। ये किडनी जो होती है किसमें मिलती है? कॉर्डेट्स में मिलती है। कॉर्डेटा जो होता है ना हमारा संघ, कॉर्डेटा में ये मिलती है। तो सर एनेलिडा में क्या पाया जाता है? तो एनेलिडा जो होता है, उस एनेलिडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी अंग जो पाया जाता है उसका नाम होता है नेफ्रीडिया। और हिंदी में भी याद रखना, व्र क फिर एक और क, तो इसमें व्रक और व्रक कक। नेफ्रीडिया जो होता है याद रखना किसमें पाया जाता है? एनेलिडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रीडिया होता है। संरचना आपने याद नहीं रखनी कि इस नेफ्रीडिया के अंदर कौन सी सेल होती है या कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो छानने का काम करती है। अंग याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है आपके नीट में। ठीक है, तो यहां पर भूल मत जाना कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन होती है? वृक्कक, नेफ्रीडियम या नेफ्रीडिया, जो उत्सर्जन में क्या करता है या परासरण नियंत्रण में क्या करता है? हेल्प करता है। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? अभी बता रहा हूं वी, एक सेकंड रुक जा मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो है ये नेफ्रीडिया एक संरचना नहीं है, ये एक अंग है देखा जाए तो। इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन सी होगी? इसके अंदर स्ट्रक्चर को सर सेप्टा क्या होता है? दरार होती है बेटा। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो याद नहीं रखनी है, तो ये नेफ्रीडिया याद रखना, भूल मत जाना। वृक्क का कौन होता है? नेफ्रीडिया होता है। ठीक है, अब आपको जानना है कि इसके अंदर कौन होता है, तो उसका नाम होता है नेफ्रीडियम, जो यहां पर वैसे लिख दिया हमारी एनसीईआरटी ने कि एक वचन क्या है? नेफ्रीडियम। तो नेफ्रीडिया के अंदर कौन होते हैं? नेफ्रीडियम्स होते हैं छोटे छोटे, जो हेल्प करते हैं उत्सर्जन में। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी रहती है। क्या सर समझ में नहीं आया? वापस से पढ़ दे, क्या लिखा यहां से क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये सारे के सारे बिंदु इंपॉर्टेंट थे यहां पर, अभी मैं हाईलाइट कर दूंगा। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती हैं। अब ये गुच्छिकाएं क्या होती हैं? जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी रहती है। सर ये क्या है सर? मैंने कहा आइए समझते हैं। एक खाली पेज ले लेते हैं। ये देखिए, मान लो ये अगर अर्थवॉर्म है, तो इस अर्थवॉर्म में जो हेड वाला जो पोर्शन होएगा, मान लो ये हेड वाला पोर्शन है। आप में से आई होप इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने तंत्रिका की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी इस तरीके से। इस तरीके से 10वीं कक्षा में 9th क्लास में तंत्रिका की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, है ना? इस तरीके से न्यूरॉन होती है। अब इस न्यूरॉन में ये वाला भाग जो होता है, ध्यान से सुन लेना, एक बार में चीज समझ में आ जाएगी। ये वाला भाग जो होता है इसका नाम होता है साइटॉन, या इसको सोमा भी बोल दिया जाता है। हिंदी में बोला जाता है कोशिका काय। क्या बोला जाता है? हिंदी में कोशिका काय बोला जाता है, इंग्लिश में साइटॉन या सोमा कहा जाता है। ठीक है जी। इससे ये जो संरचनाएं जो निकल रही हैं इनको बोला जाता है दुम्राश्य, इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स, दुम्राश्य। और ये जो बड़ी सी संरचना जो निकल रही है इसका नाम है एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, ओके सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से जरा सुनिएगा।
इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, इतने से वर्ड्स अगर आपको समझ में आ गए हैं, मैं आपसे एक सिंपल सा कंसेप्ट बोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको एक तंत्रिका दिखाई दे रही है? हाँ सर। क्या ये एक तंत्रिका है? सॉरी, क्या ये एक तंत्रिका है? क्या ये एक तंत्रिका है? क्या ये एक तंत्रिका है? सोचना, क्या ये तंत्रिकाएं हैं? आप बोलेंगे सर ये तंत्रिका थोड़ी ना, हमने तो ऐसी तंत्रिका पढ़ी है ना? चलो अब इधर देखिएगा, ये तंत्रिका और ये तंत्रिका में बस डिफरेंस इतना सा है कि सबसे पहले ये भी एक तंत्रिका कोशिका है, ये भी एक तंत्रिका कोशिका, ये भी एक तंत्रिका कोशिका, ये भी एक तंत्रिका कोशिका। बस डिफरेंस इतना सा है कि इस तंत्रिका में न दुम्राशय है न तंत्रिकाक्ष है। इस तंत्रिका में केवल एक तंत्रिकाक्ष है, इस तंत्रिका में एक तंत्रिकाक्ष एक दुम्राशय है। इस तंत्रिका जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है 9वीं 10वीं कक्षा में, इसमें एक तंत्रिकाक्ष और कई सारे दुम्राशय हैं। बस ऐसी तंत्रिका को हम बोलते हैं अध्रुवीय, इसको हम बोलते हैं एकल ध्रुवीय, इसको हम बोलते हैं द्विध्रुवीय और इसको हम बोलते हैं बहुध्रुवीय। ये एपोलर है, ये यूनिपोलर है, ये बाइपोलर है और ये मल्टीपोलर होती है। ये तंत्रिकाएं हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिएगा, यहां पर ये कौन है सर? फिर सोचो, इससे क्या नहीं निकला? इस वाली तंत्रिका, इसको हम क्या बोलते हैं? अध्रुवीय बोलते हैं। कौन सी तंत्रिका? ये अध्रुवीय तंत्रिका। इस अध्रुवीय तंत्रिका से क्या नहीं निकला सर? इस अध्रुवीय तंत्रिका से कोई ध्रुवीय भाग नहीं निकला, ना ही कोई तंत्रिकाक्ष निकला, ना ही कोई दुम्राशय निकला है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, यहां तक की बात भी समझ में आ गई है। चलो जी, तो ये कौन है सर? ये साइटोन है। ये कौन है सर? ये साइटोन है और इससे निकला है ये एक्सोन। एक एक्सोन है, यहां पर एक्सोन एक ही होता है, यहां पर कई होते हैं। यहां पर इसमें है ही साइटोन, यहां पर साइटोन भी है, एक्सोन एक है। यहां पर साइटोन है और एक्सोन भी एक ही है, लेकिन यहां पर डेंड्राइट एक था। इतना सा डिफरेंस था। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया है मैम, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चले, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर मैं तुमसे इतनी सी बात बोलूं कि दोस्त ये एक तंत्रिका कोशिका है और ये तंत्रिका कोशिका अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, अब हो सकता है अध्रुवीय जुड़ जाए, हो सकता है एकल ध्रुवीय जुड़ जाए, हो सकता है द्विध्रुवीय जुड़ जाए, हो सकता है बहुध्रुवीय जुड़ जाए। अब क्या जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको इसका? सर हमको यहां पर तंत्रिकाओं का साइटोन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साइटोन अगर फ्यूज्ड हो जाए, कई सारे तंत्रिकाओं का अगर ये साइटोन अगर फ्यूज्ड हो जाए, तो ये जो गुच्छा जो बनता है, इस गुच्छे को हम बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। गुच्छिका क्या बोलते हैं? गैंग्लिया गुच्छिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुच्छिका बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सर ये गुच्छिका क्या होता है, ये गैंग्लिया क्या होता है, तो आज के बाद याद रखेंगे कि गुच्छिका जो होता है, जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, एक को हम गैंग्लियन बोलते हैं, ऐसे कई सारे गुच्छे जो होते हैं उनको हम गैंग्लिया बोलते हैं। ये बेसिकली किसका समूह होता है सर? ये साइटोन का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? साइटोन का ग्रुप होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो देखिए, एक भोंदूलाल से तुमको मिलवाते हैं। अभी अभी समझाया है, बालक का नाम है ये, देख लो तुम। कह रहा गैंग्लिया क्या है? बेटा गैंग्लिया एक गैंग है लोगों का, जिनका काम है क्या? लिया, हर एक से कुछ ना कुछ लिया।
पैसा लिया, ये लिया, वो लिया, सब कुछ लिया। ऐसा एक गैंग है लोगों का जिसने हमेशा लिया, ना कुछ दिया, सिर्फ लिया, गैंग लिया। ठीक है के राकेश? ओके के राकेश? अभी तेरे को यहां पर मैंने समझाया क्या? फिर तेरे को क्या समझ में आया फिर यहां पर? पूरा आएगा बेटा, मंतशा जहां तक पढ़ा है सारा। ठीक है, चलो। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। मैंने कहा अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अर्थवॉर्म को, स्केच वे को अगले पेज पर बनाते हैं। मैंने कहा ये लीजिए, ये एरिया हमारा के राकेश कौन? गैंग्लिया, जो यहां पर मिल रहा है। कौन मिल रहा है? ये गैंग्लिया। सर मेरा क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जा मेरे भाई भी, कौन है ये? गैंग्लिया। लास्ट में पूछना बेटा, इस तरीके से बीच बीच में पूछेगा तो कैसे बताऊंगा? ठीक है, बीच में बताऊंगा और पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा, चीज समझ में नहीं आएगी और बच्चों को। ठीक है, तो अभी इस पर फोकस कर ले। ठीक है, तो गैंग्लिया क्या था, ये चीज समझ में आ गई। साइटोन्स का ग्रुप था। अब इधर देखिएगा, यहां तक की लाइन समझ में आ गई। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गैंग्लिया होती है। अब यहां पर कितनी दिखाई देनी है सर? एक जोड़ी गैंग्लिया होती है। हमने एक गैंग्लिया दिखाई है, एक जोड़ी गैंग्लिया दिखा देते हैं। ये लो, एक जोड़ी गैंग्लिया। ओके सर, ये लाइन क्लियर है? जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। ये क्या चीज लिखी हुई है? मैंने कहा ये समझते हैं। अब आप जरा सोचिएगा, मैं बोल रहा हूं ये हैं दो गैंग्लिया। ओके सर, गैंग्लिया। क्या इन गैंग्लिया से कुछ तंत्रिकाएं निकल रही हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं? अब ये तंत्रिकाएं तुमको इन गैंग्लिया से कहां से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? पार्श्व से निकलती हुई दिखाई दे रही है, साइड से निकलती हुई दिखाई दे रही है, पार्श्व से निकलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सर, तो क्या मैं इनको पार्श्व तंत्रिका बोल दूं? हाँ जी, ये पार्श्व तंत्रिका है जो इन गैंग्लिया से जुड़ी हुई है। ठीक है सर, अब ये पार्श्व तंत्रिका किससे जुड़ी हुई है? जरा देखिएगा, ये पार्श्व तंत्रिकाएं जो हैं दो धागों से जुड़ी हुई हैं। अब सर ये धागे किसके बने हुए हैं? ये धागे किसके बने हुए हैं? तो बेटा ये धागे जो है ये खुद तंत्रिकाओं के धागे हैं। ये धागे किसके हैं? ये तंत्रिकाओं के धागे हैं। किसके धागे हैं? तंत्रिकाओं के धागे हैं। उन तंत्रिकाओं के दो धागे जो हैं उनसे जुड़ी हुई हैं ये पार्श्व तंत्रिकाएं। अब सर इन धागों से क्या होएगा? इन धागों से साइड में क्या निकल रहे हैं? एक्सोन निकल रहे हैं। सॉरी, इनसे साइड में क्या निकल रहे हैं? डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं इनसे? डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, और वो शरीर की सतह से जुड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए, शरीर पर आपने कभी अगर टच किया हो अर्थवॉर्म को तो सिकुड़ जाता है। हाँ सर, क्या उसकी स्किन या क्या उसकी शरीर की सतह जो हुए है, क्या वो एक संवेदी अंग है? हाँ, जो संवेदना को ग्रहण कर रही है। हाँ, तो कैसे कर रही है? तो कहीं ना कहीं संदेश जा रहे होंगे। हाँ, तो वो संदेश आपने टच किया इसकी सतह को, तो इस सतह से कौन जुड़ी हुई है? तंत्रिकाओं के दुम्राशय। जैसे ये तंत्रिका थी, इसके ये दुम्राशय है, ये दुम्राशय यहां से निकलकर यहां पर आए, और ये तंत्रिकाएं हैं। ऐसे कई सारी तंत्रिकाओं का क्या बन रहा है? एक रज्जु। कई सारी तंत्रिकाओं का एक रज्जु। दो रज्जु है किसके? तंत्रिकाओं के। क्या है सर? ये दो रज्जु हैं किसके? तंत्रिकाओं के। तो ये हैं दो रज्जु किसके? तंत्रिकाओं के। अब बात आ रही है सर ये जो दो रज्जु है तंत्रिकाओं के, बेटा पढ़ लो, क्योंकि जब आप कॉकरोच पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीज आएगी, याद रखना। ये हैं दो रज्जु तंत्रिकाओं के। अब ये दो रज्जु तंत्रिकाओं के कहां पर मिल रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर ये है अर्थवॉर्म, ये मान लो एक केचुआ है, ये केचुआ जमीन पर ऐसे रेंग रहा है, तो इसकी ऊपर वाली सतह कौन सी हो गई सर? पृष्ठ।
और नीचे वाली कौन सी हो गई है, अधर, है ना। तो ये जो दो रज्जू हैं, ये पृष्ठ की तरफ नहीं है, ये अधर की तरफ है। मान लो ये शरीर है, तो इस शरीर में ऊपर की तरफ नहीं है तंत्रिकाओं का रज्जू, किधर है, अधर की तरफ है, नीचे की तरफ है कौन, तंत्रिकाओं का रज्जू। ये थी लाइन। अब पढ़ देख, तेरे को कैसे समझ नहीं आएगी, देख। ये तेरी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये याद रखनी है। हाईलाइट कर रहा हूं कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किससे बना होता है सर, एक जोड़ी गुच्छिकाओं से, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। गैंग्लिया क्या होता है, साइटोन का समूह होता है। अब ये जो एक जोड़ी जो गुच्छिकाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा, पार्श्व में तंत्रिका निकली उनसे किससे जुड़ी है, दोहरी मतलब डबल, अधर तंत्रिका के रज्जु से जुड़ी हुई है। यानी ये जो तंत्रिका के जो रज्जु जो पाए जा रहे हैं, ये कहां पर पाए जा रहे हैं सर, अधर भाग में पाए जाते हैं, वेंट्रल पोर्शन में पाए जाते हैं। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। एक बार हाईलाइट कर देता हूं यहां तक की बात। तो वृक्कक याद रखना, नेफ्रीडिया या नेफ्रीडियम भूल मत जाना, उत्सर्जन में हेल्प करने वाली संरचना। क्वेश्चन बनेगा, बंद परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है, और इनमें दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है, और जलीय एनालिड नेरिस में पार्श्वपाद पाया जाता है, जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं। ये मैंने यहां हाईलाइट कर दिया है, और उससे पहले वाला हाईलाइट कर दिया। आई होप यहां तक के हाईलाइटेड बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, चलो क्लियर है। आइए कुछ भोंदूलाल से और मिलवाते हैं आपको। मैं रोज मिलवाऊंगा, थोड़ा सा बीच में मनोरंजन होना चाहिए ना इनकी वजह से। हाँ सर, होना चाहिए। चलिए, इस भोंदूलाल का नाम नहीं दिख रहा है, नया नया होगा, जरा नंबर नोट करना इसका। वीडियो कॉल नहीं करेंगे। MAB 149, इसने अभी तक नंबर नहीं लिखा है अपना। सर पीपीटी में मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, इसको पीपीटी में मजा नहीं आती है, आ रहा है पढ़ने में, पीपीटी में मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। ये अलग ग्रह से आया है, इसको अलग मजे चाहिए। हाँ जी, तो बालिका आप क्या पूछ रही थी, गुड़िया क्या पूछ रही थी तुम? वी नाम से जो गुड़िया है, तुमने स्वयं असामंजस्य कुछ पूछा था ना। एक सेकंड जुल्फी, इंटरनल होता है बेटा इनमें। वापस से कमेंट करो। वी नाम से जो है, इसको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना है। हाँ, अरे जल्दी से करो भाई, टाइम नहीं है इतना। देखो मैं बता देता हूं, बेटा आपने जो क्वेश्चन किया था वो किया था कि सर स्वयं असामंजस्य और क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था? हाँ, अंत्य प्रजनन अवसादन, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अंत्य प्रजनन अवसादन का मतलब क्या था कि अगर आप लगातार स्वयं परागण कराते रहोगे या लगातार इंटरनल फर्टिलाइजेशन कराते रहोगे, है ना, सॉरी, लगातार आप स्वयं परागण कराते रहोगे या लगातार आप मतलब एक ही जीव से लगातार, मतलब आनुवांशिक रूप से अगर विभिन्नताएं नहीं आएंगी, तो लगातार अगर आप स्वयं परागण कराते रहोगे तो एक जीव के उत्पादन की दर खत्म हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है। उसको हमने क्या बोला? अंत्य प्रजनन अवसादन बोला। यानी लगातार, हाँ, इनब्रीडिंग कराने से, इनब्रीडिंग क्या कराने से? इनब्रीडिंग कराने से, अंत्य प्रजनन कराने से या स्वयं परागण कराने से, लगातार ये कराने से नए कैरेक्टर नहीं आएंगे तो उत्पादकता कम हो जाएगी। उसको हमने अंत्य प्रजनन अवसादन बोला। ठीक है जी। अब स्वयं असामंजस्य क्या था? स्वयं असामंजस्य जो वर्ड जो था वो था सेल्फ स्टरलिटी। सेल्फ स्टरलिटी का मतलब क्या था?
कि कुछ जीव ऐसे होते हैं या कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं परागण नहीं होता है, खुद के ही परागकण अंकुरित नहीं हो पाते, तो उसको हमने क्या बोला था, स्वयं असामंजस्य, सेल्फ स्टरलिटी बोला था। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, डन। अब बीच बीच में अगर ऐसे करोगे तो फिर देखो कैसे होएगा काम, फिर हर कोई ऐसे बोलेगा कि सर हमको तो बताते नहीं, इसको बता दिया, हमको तो बताया नहीं, इसको बता दिया। तो प्लीज ऐसे ना किया करें। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एनालिडा था। एनालिडा के एग्जाम्पल 3 याद रखना। एक नैरिस है, ये नैरिस जो है जलीय एनालिड है जिसमें नर और मादा अलग होते हैं, एक लिंगी होता है, याद रखना ये एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है। जबकि फेरेटिमा जो होता है यानी केंचुआ जो होता है वो द्विलिंगी होता है, और हिरुडिनेरिया, हिरुडिन जोंक जो होती है ये भी द्विलिंगी होती है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 3 एग्जाम्पल है। पानी में मिलने वाला, दोनों पानी में मिलने वाला नर मादा अलग अलग, जमीन पर मिलने वाला ये भी और ये भी, हालांकि ये कुछ जमीन पर भी होते हैं, कुछ पानी में भी होते हैं। ये जो होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, जोंक उभयलिंगी, केंचुआ उभयलिंगी और नैरिस द्विलिंगी, एक लिंगी। क्लियर है, डन। आगे बढ़े बेटा, यहां तक की बात क्लियर है। चलें आगे, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले संघ पर आते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपके, 2 जीवों का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये दे रखा है नैरिस और ये दे रखा है हमारा हिरुडिनेरिया यानी जोंक का डायग्राम दे रखा है। ये जरूर याद रखना, ये जोंक है और ये नैरिस है। नैरिस में आप देख रहे होंगे साइड में क्या निकल रहे हैं, पार्श्व पाद पाए जा रहे हैं। जबकि हिरुडिनेरिया जो होता है इसके अंदर दोनों प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, गोलाकार भी पाई जाती है और अनुलंबवत यानी लंबीय भी पाई जाती है, दोनों प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला संघ हम पढ़ने वाले हैं और अगला जो संघ है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। अब आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, अगले बिंदु लिखने से पहले, आगे की चीजें पढ़ने से पहले, आर्थ्रोपोडा पढ़ने से पहले, सर ये आर्थो का मतलब क्या होता है और पोडा का मतलब क्या होता है? तो बेटा आर्थो का मतलब होता है संधि और पोडा का मतलब होता है उपांग या पाद। तो अब आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि ये वो जीव होंगे जिनके पाद जो होंगे वो संधि युक्त होंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या मिलेंगे, संधि जो होंगी, जहां पर जॉइंट इनके लेग्स जो होंगे, पाद मतलब लेग्स, बेसिकली यहां पर लेग्स की बात कर रहे हैं, तो इनके लेग्स जो होंगे वो कैसे होंगे, जॉइंटेड होंगे, जॉइंट्स मिलेंगे उनके अंदर। तो लेग्स में क्या मिलेंगे, जॉइंट्स मिलेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे बड़ा संघ, ये जो 11 संघ हम पढ़ने वाले हैं, इन 11 संघों में से सबसे बड़ा जो संघ जो है वो कौन सा है सर? सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा, हमारा आर्थ्रोपोडा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन आते हैं सर? कीट आते हैं, इंसेक्ट्स इसी संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर 65%, याद रखना, इस पृथ्वी पर 65% यानी लगभग 2/3 भाग किसने बना रखा है सर? इस पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग जो है वो कौन है, हमारे आर्थ्रोपोडा हैं। तो याद रखना, लगभग 2/3 मीन्स 65% से भी ज्यादा, या लगभग 65% पोर्शन जो है वो किस संघ ने बनाया? आर्थ्रोपोडा ने बनाया है। यानी ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीटों को सम्मिलित किया गया है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई है, इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। यस मुस्कान, होता है, बिल्कुल होता है मुस्कान। लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलें। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीटों को सम्मिलित किया जाता है। इस पृथ्वी पर 65% पोर्शन जो है वो इसी संघ के प्राणी बनाते हैं। नेक्स्ट, बाकी आगे का बिंदु मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
किस प्रकार का संगठन मिलेगा? अंग तंत्र स्तर का, शरीर का संगठन, बार बार वही चीज आएगी। द्विपार्श्व सम्मिति होएगी, त्रिकोरिक होएंगे, शरीर विखंडित होएगा, प्रगुहा इनके अंदर मिलेगी। सीधा सीधा था। सर इस संघ में सबसे ज्यादा जातीय विविधता देखी जाएगी या जीवों की संख्या देखी जाएगी? यहां पर जीवों की संख्या देखी जाएगी। जातीय विविधता अगर देखनी है तो सबसे ज्यादा कहां पर देखी थी? याद करिए, कवक में देखी थी आपने। जीवों की अगर बात करेंगे, हाँ अगर स्पेसिफिकली प्राणियों की बात करोगे तो प्राणियों में फिर ये आर्थ्रोपोडा। स्पेसिफिकली अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में आर्थ्रोपोडा, एनिमल्स में। और संपूर्ण जीवों में अगर बात करेंगे तब क्या था आपका? कवक था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद आया पायल? चलें आगे। नेक्स्ट, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या ये मैं पहले बता चुका हूं? सर ये कहां बता दिया? अरे भाई हमने जैवणु चैप्टर में नहीं पढ़ा था क्या? जैवणु चैप्टर में नहीं आया था क्या ये वाला वर्ड? काइटिन नहीं आया था? आया था ना काइटिन। काइटिन किस में मिल रहा था? कवक की कोशिका भित्ति में भी मिल रहा था। और ये जो आर्थ्रोपोड जो होते हैं इनका जो कंकाल जो होता है, सर ये वही कंकाल क्या लिखा हुआ है? ये वही नहीं है, ये बाही कंकाल है। कौन सा कंकाल है? बाही कंकाल। बाही कंकाल का मतलब क्या होता है? बाहर का कंकाल। बाहर का कंकाल मतलब कंकाल क्या होता है? स्केलेटन क्या होता है? सोचो, कंकाल का मतलब क्या होता है? कंकाल का मतलब क्या होता है बताइए? कंकाल का मतलब क्या होता है? कंकाल का मतलब क्या होता है? किसी को याद है कंकाल का मतलब? सॉरी, कंकाल क्या होता है? रामलाल, रामलाल कंकाल क्या होता है? यस रामलाल, व्हाट इज कंकाल? सर हड्डियों का ढांचा, बस यही तो चीज सुननी थी मेरे को। कंकाल का मतलब हड्डियों का ढांचा नहीं होता। कंकाल का मतलब वो संरचना है जो शरीर की आकृति को बनाए रखती है, उनको हम बोलते हैं कंकाल, है ना? क्योंकि देखिए हमें बस सुना दिया, हमने सुन लिया और हमने यही सोच लिया, अरे कंकाल हड्डियों का ढांचा। मेरे पास तो है नहीं, यहां पर टूटा हुआ बिखरा हुआ है ना। कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा नहीं। कंकाल का मतलब जो शरीर की संरचना को बनाने वाली या शरीर की आकृति को बनाए रखे वो होता है कंकाल। और ये सेल चैप्टर में तुमको बता दिया था कि याद करो सेल का कंकाल कौन था। भोंदू लाल वहां पर भी चीज बता दी थी, राज बुंडेला। तो कंकाल क्या होता है? जो शरीर की आकृति को बनाए रखे वो है कंकाल। अब जरा सोचिए, जो शरीर की बाहर से आकृति को बनाए रखे वो बाह्य कंकाल, अंदर से बनाए रखे अंत्य कंकाल। अब शरीर के अंदर कौन मिल रहा है आपके? हड्डियां, तो हड्डियां हमारी अंत्य कंकाल है। शरीर के बाहर कौन मिल रहा है? सर त्वचा मिल रही है, नाखून मिल रहे हैं, बाल मिल रहे हैं, ये हमारा बाह्य कंकाल। डन। तो यहां पर कीट जो होते हैं या आर्थ्रोपोड जो होते हैं, इनके अंदर जो बाह्य कंकाल जो होता है, इनका ये जो बाहर का कंकाल जो तुमको दिख रहा है, ये किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। ये चीज हम लोगों ने जैवणु में भी पढ़ी है, सेल चैप्टर में भी पढ़ी है बोंदू। नेक्स्ट, इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इनमें सिर मिलता है, वक्ष मिलता है और उदर मिलता है। केवल 3 चीजें पाई जाती हैं, सिर है, वक्ष है, उदर है। जैसे हमारे अंदर तो सिर है, उसके साथ ग्रीवा भी है, फिर हमारे अंदर वक्ष भी है और उदर भी है, और फिर श्रोणी भी है हमारे अंदर। तो इनके अंदर ना ही कोई श्रोणी है और ना ही कोई ग्रीवा। इनके अंदर केवल 3 भाग हैं। ठीक है, कौन से 3 भाग है? हेड है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, सिर है, वक्ष है, उदर है। सिंपल, डन। चलिए जी, आर्थोज का मतलब संधि होती है, पोडा का मतलब उपांग होता है, यानी संधि युक्त इनके अंदर पाद पाए जाते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इनमें संधि युक्त क्या पाए जाते हैं? पाद पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सा बिंदु है जो आपको समझ में नहीं आया है? फटाफट। उस वाले में 7वां बिंदु एक बच्चे ने पूछा था कि सर 7वां नहीं समझ में आया था। ये नेफ्रीडिया मैंने बता दिया था जुल्फी आपको कि वृक नेफ्रीडिया एक वचन, उसकी सिंगुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियम बोलते हैं। सिंगल नेफ्रीडिया के अंदर फिल्टर करने वाली स्ट्रक्चर नेफ्रीडियम होती है। परासरण नियमन करती है। परासरण नियमन का मतलब होता है वाटर के लेवल को बैलेंस करना।
और उत्सर्जन में हेल्प करती है। अब कोई चीज अगर उत्सर्जित होती है तो वाटर के साथ रिलीज हो रही है, तो वाटर लेवल का बैलेंसिंग भी होएगी और साथ साथ उत्सर्जन भी होएगा। वो संरचना ये थी। तो तुमने बोला था ये वाला बिंदु, 8वां बोला था। अच्छा, तंत्रिका तंत्र में कौन था ये जिस बोल रहा सर ये 8वें बिंदु में क्या चीज समझ में नहीं आई तुमको? जुल्फी शेख मारे लपाड़ा तुम्हारे। बिंदु तुमको समझ में नहीं आया। यहां पर फिर क्या गाया मैंने यहां पर इतनी देर से? ये क्या गाया था? सर हमको लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। बात तुमको कुछ नहीं समझ में आ सकता। तुम भोंदू ला लो, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ सकता। हमको ये लाइन समझ में नहीं रही, हमको वो लाइन समझ। एक एक चीज तुमको क्रिस्टल क्लियर करके बताते, फिर भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ते हैं। हाँ जी, भोंदू के भोंदू रहोगे बिल्कुल। इतनी देर से क्या समझाया था तुमको बे कि हमको सर ये लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है। क्या लास्ट वाली लाइन तुमको समझ में नहीं आई? कि तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। क्या यहां पर तेरे को नहीं दिखाया? यहां पर ये तेरे को यहां नहीं दिखाया? ये क्या था? गैंग्लिया था, उससे पार्श्व तंत्रिका निकली और ये किससे जुड़ी हुई है सर? 2 रज्जु से। ये दोनों रज्जु कहां पर मिल रही है? अधर पर मिल रही है। यही लाइन यहां पर लिखी हुई। तुमको ये लाइन समझ में नहीं आती है। तुम एक काम किया करो, जिनको ये लाइनें समझ में नहीं आती तुम है ना रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करो। रिकॉर्डेड लेक्चर जब देखोगे ना तो क्या होएगा, तुम एक ही चीज को बार बार दोहराओगे तो तुमको समझ में आ जाएगी। तुमको लाइव में एक ही चीज बार बार दोहराने की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए तुमको लगता है एक बार में समझ में वापस से दोहराओ। अगर ऐसे 4-5 बार अगर दोहराएंगे तो फिर तो हो लिया फिर काम। तीन चार बार चीज बता दी फिर भी हमको ये चीज समझ में नहीं आई। ऐसे मत किया करो दोस्त। चलो, हाँ जी, कहां पर आ गए थे? क्या कह रहे थे? हाँ, ये हमारे कितने बिंदु हो गए थे? ये 7 बिंदु हो गए थे। इन 7 बिंदुओं में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझदार बालक को तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आर्थ्रोपोडा, यहां से हाईलाइट क्या करना है? सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट सम्मिलित होते हैं। 2/3 भाग जो है पृथ्वी पर आर्थ्रोपोड्स हैं। अब आप बोलोगे सर 2/3 भाग अगर पृथ्वी पर आर्थ्रोपोड्स हैं, यहां पर प्राणियों में बात करिए बेटा। आप याद करिए वहां पर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमने 70% बोला था ना, तो 65% से ज्यादा, 2/3 भाग से ज्यादा कौन है? आर्थ्रोपोड्स है, लगभग 70% है। ठीक है, बाकी अंग तंत्र स्तर का संगठन है, द्विपार्श्व सम्मिति है, त्रिकोरिक है, विखंडित है, प्रगुहा इनमें पाई जा रही है, काइटिन इनमें पाया जाता है। वही नहीं है, ये बाही कंकाल है। मैंने पिछली स्लाइड में ठीक कर दिया था, यहां पर भी ठीक कर देता हूं। कौन है ये? बाही कंकाल है, बाहर से मिलने वाला कंकाल। ठीक है, उसके अलावा शरीर जो है वो सिर, वक्ष और उदर में क्या होता है? विभाजित होता है। आर्थोज का मतलब क्या होता है? ये मीनिंग बता रखा है, इसको हमने सीधा यहां पर लिख दिया। संधि युक्त क्या होते हैं? पाद होते हैं। ये हाईलाइट कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले बिंदु पर पढ़ते हैं। अगला बिंदु जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, उसको समझने की कोशिश करिएगा। इनके अंदर जो श्वसन का जो अंग जो होता है वो कौन होता है? क्लोम होता है। कौन होता है बेटा? क्लोम होते हैं। ठीक है एमएम, बस क्लोम को हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। यहां पर पुस्त क्लोम लिखा हुआ है, एक्चुअली ये पुस्त नहीं है, ये पुस्तक है। शॉर्ट में लिख दिया पुस्त, लेकिन ये कौन है? पुस्तक है, पुस्तक क्लोम। अब पुस्तक क्लोम क्यों बोला? इंग्लिश में बोलते हैं बुक गिल्स। नेक्स्ट अगेन, पुस्त नहीं है, पुस्तक फेफड़े हैं। ये कौन है? पुस्तक फेफड़े हैं। इसको भी आप पुस्तक कर लीजिएगा। पुस्तक क्लोम, पुस्तक फेफड़े। सर ये क्या होता है? बुक लंग्स। और श्वसनिकाएं जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर
4 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं इस संघ के प्राणियों में। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर श्वसन करने के लिए जो अंग मिलते हैं वो गिल्स मिलते हैं, कुछ में बुक गिल्स मिलते हैं, कुछ में बुक लंग्स मिलते हैं, कुछ में ट्रैकिया मिलते हैं। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम अपीयर हुआ है। हाँ जी, चलो आइए देखिए। अब देखिए गिल्स जो होते हैं इनको हम नॉर्मली गलफड़े भी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, जैसे मछलियों में होते हैं ना गलफड़े, उनको हम गिल्स बोलते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं सर? ये प्रॉन्स में पाए जाते हैं, जिनको हम झींगा बोलते हैं, जिनको खाया जाता है, बहुत फेवरेटली खाया जाता है। इंडिया में भी खाया जाता है, विदेशों में भी खाया जाता है, सी फूड के रूप में खाया जाता है। ये इस तरीके से होते हैं प्रॉन्स। जो हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, ये है हमारा झींगा, प्रॉन। तो प्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। यहां पर उन गिल्स से क्या होता है? श्वसन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। पानी में मिलते हैं तो पानी में मिलते हैं तो पानी में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? गिल से होता है। जैसे मछलियों में होता है बिल्कुल ऐसे ही इनमें भी क्या होते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई है? कहां गया? हाँ ये गिल्स किस में पाए जाते हैं? प्रॉन्स में। ठीक है, नेक्स्ट बुक गिल्स। अब बुक गिल्स क्या होते हैं? अगर गिल्स बुक की शेप में पाए जाए, सर कैसे? दिखा दो एक बार। आइए मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये देखिए, ये बुक गिल्स हैं। आप देखेंगे इस डायग्राम को, देखेंगे इस डायग्राम को, देखिएगा इस डायग्राम को देखिए, और यहां पर वर्ड लिखा हुआ है बुक गिल्स। कहा है बुक गिल्स? ये पूरा का पूरा भाग जो है ये बुक गिल्स है, मतलब ये गिल्स है, गलफड़े हैं। और ये जो गलफड़े जो है क्या ये पुस्तक के जैसे दिखाई दे रहे? जैसे हमारी पुस्तक होती है, एक पन्ने इधर है, एक पन्ना इधर है, इधर और इधर, इस तरीके से। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बुक की शेप में पाए जाने वाले गिल्स, गलफड़े, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बुक गिल्स बोलते हैं। सर ये किस में पाए जाते हैं? आई होप आपने ये चीज पहले कभी देखी होगी। ये कौन है सर? जानते हैं ये कौन है? ये है केकड़ा, क्रैब। कौन है बेटा? ये केकड़ा है, क्रैब है। तो ये किस में पाया जाता है? क्रैब में पाया जाता है, केकड़े में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बुक लंग्स क्या होंगे? ये भी बुक के शेप के होंगे। तो फिर दोनों में फर्क क्या होएगा? अब आप खुद जरा सोचिएगा। गिल्स किन में मिलेंगे? जो पानी में मिलेंगे। लंग्स किस में मिलेंगे? जो स्थल पर होंगे। बस इतना सा फर्क है। तो ये किस में मिलेंगे? स्थलीय में, स्थलीय आर्थ्रोपोड में, और ये किस में मिलेंगे? जलीय आर्थ्रोपोड में। बस शेप दोनों की कैसी होगी? बुक के जैसी होगी। अब सर ये किस में मिलता है? जो मैंने आपको पीछे अभी अभी दिखाया था, बिच्छू। कौन दिखाया था? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो मैंने आपको दिखाया था, बिच्छू, उस बिच्छू में क्या पाए जाते हैं? हमारे बुक लंग्स पाए जाते हैं। ये बहुत पहले फेमसली क्वेश्चन नीट का हुआ करता था, अभी तो नहीं है ये। बाकी ट्रैकिया क्या होगा? शरीर है, मान लो ये किसी जंतु का शरीर है, मान लो ये कीड़ा है जिसका ये शरीर है, ये वक्ष है और ये उदर है। ठीक है, मान लो ये कीड़ा है, जस्ट इमेजिन एक कीट है, और इस कीट में क्या पाई जा रही है? सर यहां पर नलिकाएं पाई जा रही हैं, और ये नलिका शरीर की सतह से आकर जुड़ रही है, और शरीर की सतह से ये नलिका गैसों का आदान प्रदान कर रही है। शरीर की सतह पर आकर खुल रही है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो नलिकाएं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। तो ये श्वसनिकाएं जो होती हैं ये ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती हैं। तो ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, ज्यादातर आर्थ्रोपोडस संघ के जो सदस्य जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? श्वसनिका। जैसे सर कॉकरोच में, तिलचट्टे में, कॉकरोच में। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो क्या ये बिंदु क्लियर हो चुका है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? क्योंकि ये पढ़ते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता जब पहली बार पढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया ये क्या है? ये श्वसन अंग है।
अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र इनके अंदर कैसा होएगा? चलो मेरे को क्वेश्चन पूछना था, आपको दिख गया होगा। आपको याद आ रहा है परिसंचरण तंत्र जो था वो बंद किसके अंदर था और खुला हुआ किसके अंदर था? सर छठे में और 11वें में बंद परिसंचरण था। यहां पर किसमें? 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में परिसंचरण तंत्र कैसा था? खुला था। याद करिए, मैंने एक मच्छर का एग्जाम्पल देते हुए बोला था कि मच्छर को तुमने मारा, मारने के बाद उसका तरल तुमको कैसा दिखाई देता है? तो किसी ने बोल दिया था लाल दिखाई देता है। तो वहां पर समझाया था कि भैया इस संघ के सदस्यों के अंदर जो तरल जो होता है, जो परिसंचरण करता है, वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, जिसका नाम हीमोलिम्फ होता है, जो शरीर के अंदर गुहा में भरा रहता है और शरीर के अंग उस तरल के अंदर तैरते रहते हैं। क्या ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी। तो यहां पर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है। शरीर के अंग इस तंत्र के अंदर, इस तरल के अंदर बहते रहते हैं। याद रखना, भूल मत जाना। तो खुला होता है। तरल का नाम याद रखना है। जो तरल यहां पर मिलता है उसका नाम है हीमोलिम्फ। और वो जो हीमोलिम्फ जो होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। नेक्स्ट, अगला बिंदु समझने की कोशिश करते हैं। सर संवेदी अंग, संवेदी अंग ये क्या लिखा हुआ है? सर श्रृंगिकाएं, ये होते टेंटिकल्स। ब्रैकेट में लिख देता हूं, इंग्लिश में टेंटिकल्स। नेत्र, आंखें, सामान्य, संयुक्त, ये क्या होती है? संतुलन पुट्टी, जिसको हम स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। सर ये क्या होता है? आइए जरा एक डायग्राम देख लेते हैं। आप मुझे बताइए, ये आप सभी ने देखा हुआ है? हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल देखा हुआ है। मक्खी है, मधुमक्खी है। यहां पर आपको ये एक संरचना दिख रही है। देखो, ये तो इसके पैर हैं, ये पंख है, ये आगे की तरफ ये संरचना दिख रही है। हाँ सर, ऐसी तो हमने चींटियों में भी देखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टिड्डा दिख रहा है, टिड्डा। हाँ सर, ये टिड्डे के अंदर ये दिख रही है संरचना। ये है श्रृंगिका। सर ये श्रृंगिका क्या करती है? डंक मारती है क्या श्रृंगिका? नहीं, ये डंक नहीं मारती है। तो फिर क्या करती है? ये जो वातावरण में जो कंपन जो होते हैं, वातावरण में तापमान का जो बदलाव जो होता है, वातावरण में पीएच में जो बदलाव आता है, तापमान में जो बदलाव आता है, कंपन जो होता है, तो इन सारी चीजों को महसूस करने का काम जो होता है वो कौन करती है? ये श्रृंगिकाएं करती है। तो ये एक तरह की से एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो बाहरी, शरीर से बाहरी संवेदनाओं का, टच का, ठीक है, टच का, फील का, तापमान का, कंपन का, इन सारी चीजों को महसूस करने का काम कौन करती है? ये श्रृंगिकाएं। तो श्रृंगिकाओं का कार्य याद रखना, क्योंकि ये आप पढ़ेंगे। सर कहां पर पढ़ेंगे? बेटा ये आप पढ़ेंगे किसमें? सर ये हम पढ़ेंगे किसमें? जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तब वहां पर आएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स नहीं, इनको हम एंटीनी कहते हैं। याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीनी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एंटीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीनी कहते हैं। कितने? ठीक, क्या बोलते हैं? एंटीनी कहते हैं। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक की बात में एंटीनी कहते हैं। एंटीनी समझ में आ गया? ये सेंसरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट, नेत्र की बात करते हैं। नेत्र भी आपने देखे होंगे। सर हमने तो नेत्र देखे, काले काले होते हैं। सर हमने बिल्कुल नेत्र देखे। सर ये देखिए, इसमें भी नेत्र है, ये रहे। सर हमने तो मच्छर में भी नेत्र देख लिए कई बार। सर हमने तो मच्छर में, ये सॉरी मधुमक्खी है, इसमें भी नेत्र दिख रहे हैं। अब इधर देखिएगा, जरा गौर दीजिएगा, जरा इस नेत्र को देखिएगा, अगर आपको दिख जाए तो। हाँ, बहुत अच्छा डायग्राम है, हाई रेजोल्यूशन का ये इमेज है। जरा जूम करके तुमको नेत्र दिखा रहा हूं मैं यहां पर।
ये नेत्र हैं। क्या तुमको लग नहीं रहा कि ये जो आंख जो है छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है? ये आंख है पूरी की पूरी, और इसके छोटे छोटे लेंस दिख रहे, छोटे छोटे लेंस दिख रहे, दिखाई दे रहा? क्या आपके अंदर आपकी आंख में एक लेंस होता है कि छोटे 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 कई सारे लेंस होते हैं? सर एक ही होता है, लेकिन इनमें कई सारे लेंसेस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, यानी आंख जो है छोटे 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 भागों में विभाजित होती है। इनको हम बोलते हैं ओमेटिडिया। इन छोटे छोटे खंडों को हम बोलते हैं ओमेटिडिया, और ऐसी आंखों को हम बोलते हैं संयुक्त नेत्र कहा जाता है। कौन से नेत्र होते हैं ये? संयुक्त नेत्र होते हैं। हमारे कैसे होते हैं? साधारण होते हैं। इनके कैसे हैं? संयुक्त हैं। हालांकि कुछ जीवों में यहां पर भी साधारण नेत्र ही होते हैं। तो यहां पर नेत्र जो होते हैं इनके अंदर कैसे होते हैं? दोनों प्रकार के हो सकते हैं, संयुक्त भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के इनके अंतर्गत क्या होते हैं? नेत्र होते हैं। सर क्या इसके कारण इनको रात में दिखता है? नहीं मनीष कुमार, ये कारण नहीं होता है रात में देखने का। रात्रि में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? आंखों के अंदर एक स्तर होती है जिसका नाम होता है रेटिना। याद रखना, हाँ सर पढ़ा है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दृश्य पटल। हाँ सर ये भी सुना है, दृश्य पटल या रेटिना बोलते हैं हिंदी में, दृश्य पटल इंग्लिश में रेटिना। इस स्तर के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है रॉड। रॉड जो रात्रि में देखने के लिए जिम्मेदार होती है। अब मैं तुमसे बोलता हूं इस रॉड को हम क्या बोलते हैं? शलाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु नहीं बोलते प्रांजल, क्या बोलते हैं? शलाका बोलते हैं रॉड को। कोन्स को हम क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो रॉड जो होती है वो रात्रि विजन के लिए, कौन से विजन के लिए? रात्रि में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन? रॉड्स। ठीक है, क्या बताऊं गुड़िया जैद? कल तो बता दिया तुमको ये सारी चीजें, और कितनी बार बताऊं मैं आपको? हाँ जी, ठीक है, डन। तो रॉड की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रात्रि में विजन हम रात्रि में देख पाएंगे। तो वो जीव जो ज्यादा से ज्यादा रात में देख सकते हैं वो उनकी आंखों में रेटिना में क्या पाई जाती है? रॉड्स की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है जी, चलो जी, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर नेत्र जो होते हैं सामान्य भी होते हैं और संयुक्त भी होते हैं। संयुक्त यानी जो कई सारे खंडों में बटे होते हैं। ये वर्ड आप पढ़ेंगे कॉकरोच में। क्यों? क्योंकि कॉकरोच में नेत्र बता रखा है। कॉकरोच में कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं, जो छोटे छोटे खंडों में बटे होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, ओमेटिडिया कहते हैं। नेक्स्ट, संतुलन पुट्टी। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं नाम से, इंग्लिश में तो नाम में समझ में नहीं आ रहा कि स्टेटोसिस्ट क्या होता है, लेकिन हिंदी में तो समझ में आ रहा है ना। आपने देखा है कभी किसी कीड़े को चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गया, या उड़ते उड़ते धड़ाम गिर गया? हो सकता है गिर भी जाए, लेकिन हमेशा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, जैसे हमारे शरीर को संतुलित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई शरीर का कोई भाग होएगा जो हमारा संतुलन बना रहा है ना, ऐसे इनके शरीर में भी कोई सेंसरी ऑर्गन है जो इनके शरीर के संतुलन का काम करता है। तो उसका नाम है स्टेटोसिस्ट, संतुलन पुट्टी। ठीक है, चलो लगे हाथ। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया कि बताओ हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वेल डन विकास, बहुत बढ़िया श्री। बिल्कुल रोहित बंजारे, बिल्कुल। सोचो हमारे अंदर कौन करता है ये काम? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस तो कभी भी नहीं करता बेटा। ये काम जो होता है हमारे शरीर में दो चीजें करती हैं, एक हमारे कान और एक हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका नाम होता है सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? सेरिबेलम, जिसको हम हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं, इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं। और ईयर, कान करते हैं, भूल मत जाना। हमारे कर्ण, कान और हमारे मस्तिष्क का एक भाग। अब वो लोग जो ज्यादा पी लेते हैं, ड्रिंकिंग ज्यादा कर लेते हैं, शराब का सेवन कर लेते हैं, तो वो शराब जो होती है ना, वो जो अल्कोहल जो होती है, वो शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करती है? कानों को नहीं करती है। वो किसको करती है? हमारे मस्तिष्क के सेरिबेलम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और आदमी नाले में पड़ा रहता है। चलिए जी, आई होप यहां तक का 10वां बिंदु समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 11वें बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, भूल मत जाना। इनके अंदर
उत्सर्जन करने के लिए जो नलिकाएं, इनके अंदर जो उत्सर्जन संरचनाएं जो होती है उनका नाम होता है मेलपिगी नलिका। वर्ड मत भूल जाना। क्या? इनके अंदर उत्सर्जी संरचना का नाम भूल मत जाना, मेलपिगी नलिका। मेलपिगी क्यों बोला? क्योंकि मेलपिगी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजी थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? मेलपिगी नलिका पड़ा था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, कॉकरोच में भी पढ़ेंगे। नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं और अंडे देते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। मच्छर बच्चे पैदा करता है कि अंडे देता है? अंडे देता है ना। तो ज्यादातर आपके ये जो होते हैं आर्थ्रोपोड जो होते हैं अंड प्रजक होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं? अंड प्रजक होते हैं, जिनमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। अब नर मादा अलग कैसे होती है? सीधा सीधा, मादा एनोफिलीज मच्छर। अब मादा बोला है, इट मींस नर अलग होएगा, तो इस बिंदु से आप ये कनेक्ट कर लेंगे और याद हो भी जाएगा। ठीक है, परिवर्धन इनके अंदर प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, यानी इनमें परिवर्धन जो है दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो डायरेक्ट होएगा या लार्वा अवस्था आएगी। अब जैसे आपने तितली का ये लार्वा वर्ड आते ही आपके दिमाग में वो डायग्राम आएगा, कौन सा? तितली वाला। याद आ रहा है? हाँ मेरे भाई, कॉकरोच में 1500 से 200 होती है। इधर फोकस बेटा, इधर इधर इधर। सर 8-10 होती हैं क्या सर? हाँ, इधर देख, इधर प्लीज फोकस कर लेना, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं। 8-10 हेपाटिक सी की होती है, 150 से 200 होती है मेलपिगी नलिका। इधर देखना, मैंने आपसे बोला कि भैया यहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो रहा है। लार्वा वर्ड आते ही आपके दिमाग में सबसे पहला इमेज कौन सी बन रही है? वो तितली के साथ एक कैटरपिलर बन रहा है ना। तितली कौन है सर? कीट है, यानी कीटों के अंदर लार्वा अवस्था होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। मच्छर के लार्वा को किसी ने खा लिया था, किसने? ड्रैगन फ्लाइज ने। याद आ रहा है ना? इसी प्रकार जब कॉकरोच पढ़ेंगे तो वहां पर भी लार्वा अवस्था पाई जाएगी, यानी इनमें लार्वा अवस्था भी पाई जाती है। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें लार्वा अवस्था नहीं भी पाई जाती है। डायरेक्टली सीधा शिशु से किसका निर्माण होता है? कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, फिर शिशु विकास करके वयस्क अवस्था का निर्माण करता है। तो दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है इनमें, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। सर हाईलाइट क्या करना है? बहुत सारी चीजें हाईलाइट करनी है। श्वसन अंग क्लोम है, पुस्तक क्लोम है, पुस्तक फुफ्फुस है, श्वसनिकाएं हैं, याद रखना है। परिसंचरण तंत्र कैसा है? खुला है, हीमोलिम्फ पाया जा रहा है, श्वसन संवेदी अंगिका श्रृंगिकाएं हैं, नेत्र आपके सरल भी है, सरल भी बोलते सामान्य भी बोलते हैं, संतुलन पुट्टी यानी स्टेटोसिस्ट भी है जो संतुलन करने का काम करेगी। उत्सर्जन तंत्र के लिए या उत्सर्जित संरचनाएं जो मिल रही हैं वो कौन सी मिल रही हैं? ये जरूर स्टार बना लीजिएगा, मेलपिगी नलिका क्वेश्चन बनता है यहां से। नर मादा अलग होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, नर मादा पृथक होते हैं, ये अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। गेम्बूचिया मछली, बहुत बढ़िया, डन। यहां तक की बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए। सर पूरा चैप्टर ही हाईलाइट है? हाँ बेटा, हाईलाइट कभी नहीं किया क्या आपने? पूरे चैप्टर में सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ छोड़ना ही नहीं है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट की अगर बात करें, वो कीट जो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जिनसे हमें फायदा होता है आर्थिक रूप से, वो कौन है? हमारी एपिस, मधुमक्खी। अब एपिस जो है ये वंश नाम है, इसकी कई सारी जातियां होती है। एपिस इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा, कई सारी होती है एपिस। ठीक है, तो एपिस वंश नाम होता है, किसका होता है? ये मधुमक्खियों का होता है। इससे क्या मिलता है आपको? मधु मिलता है, यानी शहद मिलता है आपका। इससे जो छत्ता जो होता है उससे आपको मोम मिलता है। इसका जो डंक जो होता है उससे हम, इसका जो वेनम जो होता है, विष जो होता है, उससे हम एंटीबॉडीज भी बनवाते हैं। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारे लिए फायदेमंद होती है, इससे कई सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट अगला जिससे हमें फिर से फायदा हो रहा है वो है बॉम्बिक्स। रेशम का कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है। इससे क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है हमको। किससे? बॉम्बिक्स। पूरा नाम है इसका बॉम्बिक्स मोरी। नेक्स्ट, ये अगला कीड़ा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा सा चोटू सा, ये देखो ये रहा कीड़ा, ये है कीट, ये है लैक इंसेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेसिफर लाका बोलते हैं, या पूरा नाम है लेसिफर लाका, ये सिंपल लेसिफर, इसको हम लाख का कीट बोलते हैं। लाख का कीट क्या करता है? आप लोगों ने देखा होगा,
ये कीट जो होता है पादपों को संक्रामित करता है और प्लांट्स के जो शाखाएं जो होती है उन पर अपनी वृद्धि करता है और इन पादपों पर एक रेड कलर का एक पदार्थ रिलीज करता है जिसका नाम ही क्या होता है, लाख होता है। अब ये लाख जो होता है, इस लाख का इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, लाख की क्या बनती है, चूड़ियां बनती है, राजस्थान में बनती हैं। आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है, लाख की चूड़ियां। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 इंसेक्ट्स थे। सर चींटी है क्या ये? हाँ बेटा, चींटी जैसा दिख रहा होगा आपको ये। तो ये आपके 3 प्रकार के कीट है, एक है ये, एक है ये, एक है ये। इससे लाख बनती है, इससे रेशम बनता है, इससे मधु भी मिलती है और मोम भी मिलती है। चलो, ये हो गए हमारे फायदे वाले। अब हम बात करते हैं वो जो नुकसान के साथ साथ वाहक का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिएगा, रोगों के वाहक यानी रोग फैलाने वाले वाहक के रूप में कौन है? सर मच्छर है। इस मच्छर का नाम है एनाफिलीज। एनाफिलीज जिससे मादा एनाफिलीज से क्या हुआ था? सर मलेरिया हुआ था। ये है सर क्यूलेक्स, इससे क्या हुआ था आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं थक चुका हूं बुरी तरीके से, जल्दी से मुझे बता दो, मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या हुआ था? क्या चिकुनगुनिया हुआ था? क्या चिकुनगुनिया हुआ था, या डेंगू हुआ था, या हाथी पांव फाइलेरियसिस एलिफेंटिएसिस हुआ था? तो आपको याद आ रहा होगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? एलिफेंटिएसिस होता है, या फाइलेरियसिस होता है, हाथी पांव रोग होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये है हमारा एडीज। इससे दोनों रोग हो सकते हैं सर, डेंगू भी होता है और चिकुनगुनिया भी होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप सभी को याद होगी। इसको हमने टाइगर मॉस्किटो बोला था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? इसको हमने एडीज को टाइगर मॉस्किटो बोला था। क्यों? क्योंकि इस पर धारियां मिल रही हैं, जैसे हमारे टाइगर पर मिलती है उसी तरीके से इस पर भी व्हाइट कलर की इस तरीके से डार्क लाइट धारियां मिल रही हैं। नेक्स्ट, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए थे वो कीट जो वाहक की तरह रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट, यूथ पीड़क कौन है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ यूथ पीड़क है टिड्डी। ये है टिड्डी, दिखने में आपको टिड्डी टिड्डी लग रही है, इसका नाम है लोकस्टा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, आज भूल मत जाना। व्हाट इज लोकस्टा? लोकस्टा कौन है? टिड्डी जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है लोकस्टा, जिसको हम यूथ पीड़क बोलते हैं। नाउ यूथ पीड़क में यूथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज यूथ? यूथ को हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रिगेरियस, और ग्रिगेरियस का मतलब होता है समूह, सामूहिक या समूह में रहने वाले, समूह में रहने वाले। जो समूह बनाकर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस बोलते हैं। और पीड़क का मतलब क्या होता है? पेस्ट, जो नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसान फैमिली से हैं तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जानकी, दिमाग लगाओ, जानकी, कभी सुना होगा कि अरे हमारी फसल में तो टिड्डों का आक्रमण या टिड्डियों का आक्रमण हो गया। क्या एक टिड्डी आती है क्या आपके फसल में? नहीं सर, टिड्डियों का पूरा झुंड आता है। यानी ऐसे जीव, ये ऐसे जीव हैं जो अकेले संक्रमण नहीं करेंगे, समूह में रहेंगे, समूह में आएंगे और समूह में आकर नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे जीवों को हमने क्या बोला? यूथ पीड़क बोला है। तो यूथ का मतलब क्या था? जो समूह में मिलने वाले, और पीड़क का मतलब जो नुकसान दे। तो समूह में रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूथ पीड़क, ग्रिगेरियस बोलते हैं। जैसे टिड्डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है लोकस्टा। बताइए, जान की समझ में आ गया? सर ये तो राम जी की सवारी है। हाँ मेरे भाई, यहां तक की बात क्लियर, डन। चले आगे। हाँ, बाजरे की खेत में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। क्वेश्चन बनेगा यहां से,
सर क्या क्वेश्चन बनेगा, सीधा पूछ लिया जाएगा तेरे से। जीवित जीवाश्म उपरोक्त में से कौन जीवित जीवाश्म है? नाम दे दिया लोकस्टा, नाम दे दिया एपिस, नाम दे दिया लेसिफर, नाम दे दिया लिमुलस। अब तेरे को याद होएगा तो तू कर लेगा क्या कि लिमुलस जो होता है, जो किंग क्रैब कहलाता है सॉरी बच्चों, कई बार फॉन्ट की मिस्टेक हो जाती है। ये लिंग क्रैब नहीं है, ये किंग क्रैब है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? किंग क्रैब बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किंग क्रैब, यानी बड़ा केकड़ा। बहुत बड़ा केकड़ा होता है किंग क्रैब। बहुत बड़ा मतलब इन द सेंस इतने बड़े साइज का होता है ये। कौन? किंग क्रैब होता है, सबसे बड़ा केकड़ा होता है किंग क्रैब, जिसको हम राजा करकट कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजा करकट। अब आप मुझे बताइए, आप में से किसी का कोई सवाल है यहां पर? केंद्रीय जठर संवहनी गुहा का मतलब क्या है? बेटा गुड़िया मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ गुड़िया, क्या मैंने आपको आहार नाल बताई थी? हाँ सर। उस आहार नाल में पाचन वाचन होएगा? हाँ सर। पाचन होएगा तो वहां पर रस निकलेगा? हाँ सर। वो जठर रस निकल रहा है, उस गुहा में निकल रहा है। ठीक है, अब वहां से कोई चीज संवहन करते हुए अंदर जा रही है, तो क्या वहां पर उसको मैं एक संवहनी गुहा बोल सकता हूं? हाँ सर। जहां पर जठर रस निकल रहा है? हाँ सर। पाचन हो रहा है? हाँ सर। अब मुझे बता दो, जिसने भी पूछा था, क्या नाम था गुड़िया? जठर संवहनी गुहा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ऐसे ही वर्ड था ना? सोचो। डन? सर ये चींटी है क्या? बिल्कुल अजीत सिंह, तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये चींटी है बेटा, ये चींटी है। मैं डायनासोर हूं, है ना, और तू मेरा शिकार है। कल लूंगा मैं तेरा अभी शिकार। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? वेल डन। क्वेश्चन यही बन रहा है कि सर ये तो चलो चीज समझ में आ गई है, ये इसका नाम है किंग क्रैब। इसलिए बोला है क्योंकि ये बड़ा है ना, राजा है, क्रैब का राजा है, सबसे बड़ा क्रैब है, सबसे बड़ा करकट है, ये इसका नाम है लिमुलस। ठीक है, क्वेश्चन यही बन रहा होगा सर इसको जीवित जीवाश्म क्यों बोल रहे हैं, लिविंग फॉसिल्स क्यों बोल रहे हैं, है ना? यही बोला सर, इसको लिविंग फॉसिल क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विलुप्त हो गया है। सोचो, फॉसिल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? वो अवशेष जो किसी जीव के मिलते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके अवशेष जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। इट मींस क्या ये विलुप्त हो गया? नहीं, ये विलुप्त नहीं हुआ, ये विलुप्त नहीं हुआ। तो जब विलुप्त नहीं हुआ तो फिर हम इसको जीवित जीवाश्म क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर ये कहां पाए जाते हैं? यहीं पे बेटा, अभी दिखा रहा हूं, रुक जाओ, अभी आएगा जी, तो तेरे पास अभी भेज रहा हूं, रुक जा इधर। ये जीवित जीवाश्म क्यों कहलाता है? अरे समुद्र में पाए जाते हैं बांगड़ू लाल। ये जीवित जीवाश्म इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, जल्दी से सोचिएगा, क्या मानव के विकास में विभिन्नताएं आई है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आंसर दे दीजिएगा हाँ या ना। क्या मनुष्य के विकास में विभिन्नताएं आई हैं? अरे मनुष्य के पूर्वज रामापिथेकस, याद आ रहा है? रामापिथेकस थे। रामापिथेकस के बाद फिर हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखे होते? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर होमो सेपियंस सेपियंस। याद आ रहा है? कहीं विभिन्नताएं आई हैं या नहीं आई है? आई है ना, परिवर्तन आए हैं ना। ये एक मात्र ऐसा जीव है, जिंदा मतलब विलुप्त नहीं हुआ है, ये एक मात्र ऐसा जीव है जिसके विकास में आज तक कोई विभिन्नता नहीं आई है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक मात्र ऐसे जीव है जो लिविंग है
और अब तक, कब तक, जब तक इनकी उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर अब तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं आए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म बोला जाता है। नहीं आया, नहीं, अगर तुमको लगता है कि नहीं सर ये रीजन नहीं, आप जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं बिंदास, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म बोला जाता है। साइड में लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि ये चीज पूछी नहीं जाएगी आपसे नीट में। हाँ, कई बार ये होता है कि अपने आप को होता है ना कि यार ठीक है ये वाली चीज मीनिंग क्या है इसका, तो साइड में लिख लिया कि कल को 2-3 महीने बाद जब पढ़ूं तो ये याद रहे, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आया। अरे मतलब परिवर्तन इन द सेंस, मतलब इनसे कोई नई जाति इवॉल्व नहीं हो रही है, एक नए प्रकार का जीव इवॉल्व नहीं हो रहा है, एक नई स्पीशीज इवॉल्व नहीं हुई है इनसे, यानी हार्डी विनबर्ग का समीकरण लागू है इन पर, समझ रहे हो। हार्डी विनबर्ग का समीकरण जो था वो पूर्णतः लागू चल रहा है इनके ऊपर, ठीक है मैम। चलें, तो ये हमारे डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए 4, ये है टिड्डी लोकस्टा, ये है बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियन बिच्छू, और ये है प्रॉन झींगा। तो टिड्डा दे रखा है, तितली दे रखी है, बिच्छू दे रखा है, और झींगा दे रखा है, प्रॉन जिसको हम बोलते हैं। ये डायग्राम दे रखे हैं। ये हमारा संघ था जिसका नाम था आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगला जो संघ है उसका नाम है मोलस्का, लिखा हुआ नहीं है ये मोलस्का, यहां लिखा हुआ, चलो 8वां संघ है और जिसका नाम है मोलस्का। नेक्स्ट 8वां संघ पढ़ेंगे कौन सा, मोलस्का। कोई तकलीफ यहां तक? सर नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ाओगे उसमें आपने बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया है, वो भी पढ़ना है जो आपने पिछले बैच में पढ़ाया था। कौन सा चैप्टर सुधीर कुमार वर्मा, पहले चैप्टर का नाम बताओ, कौन सा चैप्टर? देखो, अगर आप प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की बात करोगे तो वहां पर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपको लगे कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ वो चीज भी मैंने आपको बताई हुई है वहां पर उस लेक्चर में। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपको कॉकरोच का चीजें समझ में नहीं आएंगी, मेंढक की चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए वहां पर पढ़ाना जरूरी था, इसलिए वहां पर पढ़ाया था। आपको लगता है कि ठीक है, देखो इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एक टीचर ही तो बता पाएगा कि हाँ भैया ये चीज अतिरिक्त पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। जिस चैप्टर में पढ़नी है वहां पर मैं बोलूंगा हाँ पढ़नी है, जिस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, सफिशिएंट है, वहां बोलूंगा नहीं पढ़नी है। अब इस चैप्टर में अगर आप एलन के मॉड्यूल्स उठाकर देख लोगे इस चैप्टर के, आप माथा पकड़कर बैठ जाओगे और खुशकिस्मती अपनी मनाओगे कि आप आज से 15-20 साल पहले पैदा नहीं हुए या 10 साल पहले भी पैदा नहीं हुए। अगर हुए होते तो आप वो पेपर दे रहे होते जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे, माथा हिल जाता था। इतनी चीजें पढ़ने को मिलती थी इस अकेले चैप्टर से। जरा एक बार ना एलन का मॉड्यूल देख लेना, पुराने वाला, नए वाला नहीं, पुराने वाला, माथा हिल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्त। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है आप बिंदास पूछ लीजिए, मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं हो रही है बेटा। सर इनके कंकाल बालू में मिलते हैं। यस गुड़िया, क्या पूछना है गुड़िया? सर शॉर्ट नोट ठीक है, बढ़िया है, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सर एलन के मॉड्यूल कहां पर मिलते हैं? एलन में जाकर मिलते हैं या टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, मैंने आज खाना नहीं खाया यार सुबह से, इस वजह से, इसलिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी।
सर क्या कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कभी AIR1 लाया है? तुम जैसे बच्चे जो होते ना, यहीं पर ही अटके रहोगे जिंदगी भर, बस यही करते रहना। क्या कोई हिंदी मीडियम का AIR1 लाया है? लाया है, ला सकता है, क्यों लाया है? लाना थोड़ी ना है। अरे तुम अपना पढ़ाई करो, अपना सिलेक्शन लो और जाओ। 5 साल हो गए मेरे को ये चीज सुनते सुनते, और मैं थक चुका हूं ये चीज समझाते समझाते। सर प्लांट किंगडम नहीं पढ़ाओगे? बेटा तुम क्लास रेगुलर लेते हो कि नहीं लेते हो लक्ष्मीराज? मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए प्राणी जगत पढ़ेंगे, प्राणियों का संरचनात्मक संगठन पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पादप शारीरिकी पढ़ेंगे। सर प्लेग रोग का वाहक कौन होता है? बेटा प्लेग रोग जो होता है उसका वाहक जो होता है वो मक्खी, क्यूलेक्स मक्खी। ये अंकिता राज इसमें सही नहीं कर रखा, पिस्सू होता है। मैं इसको सही करा देता हूं, पिस्सू होता है इसका। ये छोड़ सकते हो भवानी साहू। मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए थे पेडिग्री के, सिर्फ वही करने हैं आपने, ठीक है? पेडिग्री में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे मैंने आपको बता दिए थे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये पेडिग्री कौन सी रोग की होगी। सर हमारी टेस्ट सीरीज जो होगी एलन बेस्ड होगी या डाउटनट? एलन बेस्ड होगी बेटा, क्योंकि उनको भी सिलेक्शन चाहिए आपके। मैं पहले ही बोल चुका हूं मेरे दोस्त जिसने भी ये पूछा है। माउस इज ए वेक्टर ऑफ प्लेग और बैक्टीरियल? क्या कौन है ये? चूहा जो है वो प्लेग का वाहक है या नहीं है? बेटा प्लेग जो था वो किससे होता है? सर प्लेग जो होता है वो चूहे पर एक कीट पाया जाता है जिसका नाम होता है पिस्सू, ठीक है? उसके कारण होता है। यर्सीनिया पिस्टिस फिर उसमें पाया जाता है जो हमारे भोजन पर आ जाता है। इसको प्रोटेस्टा करना था, प्लांटाई शैवाल प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा करना सोनी का, इसको प्रोटेस्टा आएगा बेटा इसका। सर जा सकते, बोल तो दिया बेटा, जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ जी बेटा, यहां पर हिस्टियोसाइट्स बोला हुआ है। हिस्टियोसाइट्स जो होती है जैसे आपकी कुफ्फर कोशिका होती है अंकिता, कुफ्फर कोशिका, ऐसे ही आपकी क्या होती है ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं, ऐसे ही आपकी हिस्टियोसाइट्स होती हैं। ये क्या होती है हमारी एक प्रकार की महाभक्षाणु कोशिकाएं होती है, मैक्रोफेजेस होती है बेटा। ये सही दे रखा था। क्लास बंद करो, मुझे क्लास रिवाइंड करनी है कर लो, रिवाइंड कर लो। चलो कल का पेपर अच्छे से करना दोस्तों, अच्छे से पेपर करिएगा। मिलते हैं मंडे को इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। बाय बाय बच्चों, बाय। सर मेरा बैकलॉग हो गया, क्या करें? जहां से हुआ है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। जहां से हुआ है वहां से पढ़ना।